एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 95 एक्सप्लेन करने वाले हैं। उससे पहले एक छोटा सा रिव्यू। लास्ट एपिसोड में जैसा हमने देखा था कि जो अपनी हाई लाओलान थी उसने एक डील करी थी फेंग युआन से। बोला था कि देखो मिनी स्कूल माउंटेन है, फेरी लिशान कह भी रही है तो उसे ताई बंशन की हेल्प से उसे अच्छे से हील करवा दो, वो ठीक हो जाएगा ना मिनी स्कूल माउंटेन। और बदले में मैं ये कर दूंगी कि तुम्हारी जो क्लैमिटी आने वाली है, अर्थली क्लैमिटी, उसमें मैं यहीं रुक जाती हूँ, हेल्प करवा दूंगी। कैसा है ये? लास्ट में पूछा गया था। अब स्टार्ट करते हैं एपिसोड 95। फेंग युआन एक बहुत तेज दिमाग वाला बंदा था। उसने तुरंत ही सर हिला के मना कर दिया। फेंग युआन कहता है ये दोनों चीज़ों की वैल्यू बिल्कुल भी बराबर नहीं है। तुम दोनों के लिए ताइवान शेंग का लैंडस्केप एज बिफोर एक ज़रूरत है, लेकिन मेरे केस में मैं अपना आर्थिक क्लैमिटी अकेला हैंडल कर सकता हूँ। ऊपर से अभी ओल्ड इंसेक्टर श्यू हु स्नोई माउंटेन ब्लेस लैंड में ही रुका हुआ है, और तुम हाई लाओलान स्नोई माउंटेन ब्लेस लैंड की मेंबर नहीं हो, तुम एक आउटसाइडर हो, इसलिए अब वहाँ रुक भी नहीं सकती। तुम बस आर्थिक क्लैमिटी का बहाना बना के हु इमॉर्टल बेस्टलैंड में छुपी बैठी हो। और मैंने अभी तक तुमसे रेंट का मतलब मांगा भी नहीं, जो तुम यहाँ रह रही हो उसका रेंट मांगना मतलब। और तुम चाहती हो कि मैं इसी चीज़ का मतलब तुम फ़ायदा भी उठा लो, ताई पेंशन की हेल्प भी ले लो और इसका पेमेंट समझा जाए ये सब। बड़ी चालाक हो तुम। फेंग युआन ने डायरेक्टली हाई लाओलन की ऑकवर्ड सिचुएशन एक्सपोज कर दी थी। हाई लाओलन लेकिन बिल्कुल भी यहाँ पे वो शर्माई नहीं थी। वो हंसी और फिर फेंग युआन के साथ थोड़ा आर्ग्यू कर रही थी। दोनों के बीच काफ़ी देर तक मतलब ये बाजी चली। एकदम से इंटेंस वर्बल स्पैरिंग चल रही थी कि वो अपनी तरफ से आर्गुमेंट फेंके जा रही थी, फेंग युआन अपनी तरफ से फेंके जा रहा था। लेकिन आखिरी में एग्रीमेंट हो ही गया। हाई लाओलान टेम्परेली फेंग युआन के पास रुकेगी बिना किसी पेमेंट के, सिर्फ स्ट्रेंथ क्यूआई कंट्रीब्यूट करेगी। इस दौरान जितना भी गट्स गू प्रोड्यूस होगा उसमें हाई लाओलान का कोई हिस्सा नहीं होगा। और जब हु इमॉर्टल बेस्टलैंड पे आर्थिक क्लैमिटी आएगा तो हाई लाओलान को भी मिलकर फेंग युआन के साथ उसे डिफेंड करना होगा। ये डील फाइनल होने के बाद फेरी लिशान जाने के लिए जल्दी में नहीं थी। वो फेंग युआन से इमॉर्टल मटेरियल के बारे में बात करने लगी। फेंग युआन ने ऑक्शन में एकदम ही मैसिव क्वांटिटी में इमॉर्टल मटेरियल्स जीते थे और फेरी लिशान उन्हें खरीदना चाहती थी ताकि ओल्ड इंसेप्टर शिहू का इमॉर्टल मटेरियल कलेक्शंस मतलब जो मिशन दिया गया वो कंप्लीट हो सके। जब फेरी लिशान ने मिनी स्कूल माउंटेन पाया, ओल्ड ओल्ड इंसेक्टर शिहू ने बस उसे देखने के लिए मांगा था, लेकिन छीन के नहीं लिया था, यानी बस ऐसे ही मांगा था। और जब से ओल्ड इंस्ट्रक्टर शिहू ने 2 रैंक 8 गो इमॉर्टल को हरा दिया, स्नोई माउंटेन बेस्ट लैंड की स्टेटस लिटरली एकदम स्काई रॉकेट कर गई। उसकी रेपुटेशन एक नई हाइट पे पहुंच गई थी। ओल्ड इंस्ट्रक्टर शिहू ने फेरी लिशान को बुलाया और रीज़न दिया कि उसने याओ हुआंग से मिनी स्कूल माउंटेन को बचाया है, इसलिए अब लीशान को और ज़्यादा कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। उसने उससे काफ़ी सारे इमॉर्टल मटेरियल्स कलेक्ट करने का मिशन दे दिए, लेकिन अभी फेरी लिशान काफ़ी ऑकवर्ड पोजीशन में थी। उसने अभी-अभी मिनी स्कूल माउंटेन लिया था। चाहे उसने ताई बर्नशेंग से मदद लेके माउंटेन को हील करवाया भी हो और काफ़ी बड़ा खर्चा भी किया हो, फिर भी उसके पास खुद की इंजरीज़ अभी भी काफ़ी सीरियस चल रही थी। यानी उसके ऊपर जो उसका बैकलैश हुआ था ना, जो डोंगफेंग चांगफेंग के साथ जो डील हुई पड़ी थी कि हम तुम पे अटैक नहीं करेंगे, उसका जो बैकलैश हुआ था, उसने तो अटैक कर दिया तो बैकलैश हुआ। वो ओथ टूट गई थी, तो भाई उसका जो बैकलैश था उससे बहुत इंजरी इंजरी हो रखी थी उसको। पहले उसके पास माउंटेन प्लेज गो की वजह से काफ़ी सेविंग्स थी, मतलब पैसा अच्छा था, लेकिन जब से उसने हाई लाओलान को स्पॉन्सर करना शुरू करा था उसका भाई खजाना धीरे-धीरे खाली होने लगा था। एक बंदे का कल्टीवेशन करना भी एकदम रिसोर्स मतलब बहुत ज़्यादा हैवी लग जाते हैं, यानी एक बंदे को उसने कल्टीवेट करवाया, यानी अपनी हाई लाओलन को करवाया था ना, इसलिए ईज़ी काम नहीं है। ज़्यादातर वो इमॉर्टल के पास स्टेबल इनकम सोर्स होता ही नहीं है, उनकी कमाई उनके खर्चे से मैच ही नहीं करती, तो उन्हें बस सर्विस देनी पड़ती है और इधर-उधर घूमना पड़ता है सर्वाइवल के लिए। और अगर कोई इनकम होती भी है तो ट्रेडिंग में भी प्रॉफिट लॉस चलता रहता है, जैसे माउंटेन प्लेज गो और गट्स गो जैसे डील तो रेयर होते हैं। कोई थोड़ी डिमांड मतलब हमेशा इस चीज़ की डिमांड नहीं आती ना, और अगर किसी के पास ये है तभी कुछ हो पाता है। सबसे बड़ा रिस्क होता है हेवनली ट्रिबुलेशन और अर्थी कैलेमिटीज़। जब भी आते हैं सारी मेहनत और रिसोर्स को एकदम भाई बैंड बज जाता है। और चाहे कोई इमॉर्टल बच भी जाए, लेकिन जब वो अपना इमॉर्टल प्रेमेसी बर्बाद देखते हैं तो एकदम से डेस्परेशन में आ जाते हैं। फेरी लिशान तो वैसे भी काफ़ी बोल्ड थी, सिर्फ अपने लिए नहीं, उसने हाई लाओलान को भी सपोर्ट दिया था। लेकिन हाई लाओलान के पास खुद का कोई रेवेन्यू सोर्स तो नहीं था और दोनों के कल्टीवेशन के नीड्स भी काफ़ी हैवी थे। तो बेसिकली लीशान दोनों का खर्चा उठा रही थी। लेकिन जितनी भी बड़ी मतलब सोच हो, जब भी पैसा ख़त्म होने लगे तो प्रॉब्लम तो होती ही है। लेकिन इमॉर्टल एसेंस स्टोन और इमॉर्टल मटेरियल्स के अलावा भी फेरी लीशान के पास और भी चीज़ें थी। उसके पास काफ़ी सारे प्रीशियस इन्फॉर्मेशन भी थी जो एकदम वैल्यूएबल होती हैं। एक्चुअली फेरी लीशान का एक बड़ा इन्फो नेटवर्क था। वो एक टॉप टायर इन्फॉर्मेशन कलेक्टर थी।
फेंग युआन ने इमॉर्टल मटेरियल वैसे तो रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन के लिए रखे थे, या वो कंपटीशन नहीं होने वाला रिफाइनमेंट पाथ का जिसमें बहुत बड़े-बड़े लोग आने वाले हैं रिफाइनमेंट पाथ के, उस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगे, जहाँ पे चैलेंज भी मिला हुआ है अपनी फेंग जिंगहुआंग से। याद होगा आपको, जिसके मुँह पे फेंग युआन ने पैर रख दिया था, उसके सामने नंगा खड़ा हो गया था फेंग युआन, वही वाली लड़की। लेकिन उसके पास क्वांटिटी इतनी थी कि थोड़ा बहुत तो बेच भी देगा ना तो कोई इश्यू नहीं आएगा। फेंग युआन ने हाँ तो बोला, लेकिन साथ ही एक इमॉर्टल किलर मूव का डिमांड भी रख दिया, जो वो काफ़ी टाइम से चाहता था। अब जब मौका मिला था तो फेंग युआन ने इसी चांस का फुल यूज़ करने का डिसाइड करा था। फेरी लिशा ने जैसे ही रिक्वेस्ट सुनी, उसने मतलब उसे लगा हाँ, मुझे पता था ये बोलेगा, उसका मूड इंस्टेंटली ऑफ हो गया। लेकिन क्या करे, सिचुएशन ही ऐसी थी, चाहे फेरी लिशान देना चाहे या ना देना चाहे, लेकिन उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था, उसे देना ही पड़ेगा। इस इमॉर्टल किलर मूव का नाम था टाइम असिस्ट लक। ये किलर मूव का कोड था टाइम लक इमॉर्टल गो। इसका काम था दूसरों की लाइफ स्पैन चुरा के खुद की लक को टेम्परेली बढ़ा देना, यानी थोड़े टाइम के लिए लक बढ़ जाएगा। फेरी लिशान ने अब मतलब इस चीज़ का तो वो पहले समझ गई थी कि ये बाद में बंदा माँगेगा ज़रूर, क्योंकि उसे पता है ये बंदे का जब भी कोई फ़ायदे का मौका आता है ना तो पक्का फ़ायदा लेता है ये। फेंग युआन ने पहली फेरी लिशान से टाइम लक इमॉर्टल को ले लिया था। वो चाहता था कि इंच ऑफ टाइम को से एक्टिवेट करे, मतलब लाइफ स्पैन की जगह टाइम यूज़ हो, लेकिन वो फेल हो गया। इंच ऑफ टाइम और टाइम लक इमॉर्टल गो टेक्निकली साथ में काम कर सकते हैं, लेकिन इंच ऑफ टाइम का यूसेज बहुत हैवी था। बाद में फेंग युआन ने ट्राई किया कि कोई ऐसा किलर मूव डिड्यूस करे जिससे इंच ऑफ टाइम का कंजप्शन कम हो जाए, बट अगेन वो फेल हो गया। चाहे उसके पास लाइट ऑफ विजडम था और इन्फिनाइट इंस्पिरेशन मिल सकता था, लेकिन उसके पास थॉट ही कम थे। मेमोरी थॉट गो और मलेशियस थॉट गो अभी रिफाइन हो रहे थे, उनका आउटपुट कम था, कॉस्ट ज़्यादा था, और अगर थॉट्स काफ़ी होते तो फेंग युआन का टाइम पाथ का जो अटेनमेंट था वो भी तो लो है। अब थॉट मिल भी जाए तो अटैचमेंट कहाँ से लाएगा, ये अटेनमेंट तो है नहीं उसका। अटेनमेंट वही मान लो जो कहते नहीं है कि वो ब्लड पाथ में ग्रैंड मास्टर लेवल पर है, स्टन पाथ में ग्रैंड मास्टर लेवल पर है, तो वही टाइम पाथ में थोड़ी ना है वो ग्रैंड मास्टर लेवल पर, उसमें तो वो कम लेवल पे है, शायद मास्टर पे है शायद वो, इसलिए तो सक्सेस का चांस ही कम था। लेकिन फेंग युआन को पहले से तब पता था कि जो फेरी लिशान के पास एक प्रॉपर किलर मूव है जो टाइम लक इमॉर्टल गो के कोर पे बेस्ड है। अगर वो मतलब उसे ले पाता या यूज़ कर पाता तो उसके पास माउंटेन प्लेज गो के लेवल का एक और कमाई वाला सोर्स बन जाता। इसलिए उसने ये रेयर चांस को यूज़ किया और वो किलर मूव माँग लिया। जब उसे मतलब ये मूव मिला तो उसने उसे चेक किया और थोड़ी क्यूरियोसिटी हुई, तो उसने फेरी लिशान से पूछ भी लिया। फेंग युआन कहता है, ये किलर मूव तुम्हें मिला कहाँ से? फेरी लिशान का फेस एकदम से कोल्ड हो गया, मूड थोड़ा और ख़राब हो गया। फेरी लिशान कहती है, मैं ये नहीं बता सकती। उसके एक्सप्रेशन से साफ पता था फेंग युआन ने जो टाइमिंग पे मतलब फ़ायदा उठाया है, उसका यूज़ बिल्कुल पसंद उसे आया नहीं था, लेकिन हेल्प चाहिए थी तो उसे देना पड़ गया। फेंग युआन सोचने लगा, ये किलर मूव का कॉन्सेप्ट मुझे काफ़ी फ़ैमिलियर लग रहा है। कहीं ये नॉर्थर्न प्लेन्स के एक लोन कल्टीवेटर ज़ुओ ये जी का तो नहीं है? ये बंदा 5 रीजन्स chaotic वॉर के टाइम पे काफ़ी फ़ेमस हो गया था। पहले वो बस एक पीसफुल कल्टीवेटर था, किसी से मतलब नहीं रखता था। लेकिन जब नॉर्थर्न प्लेन्स और सेंट्रल कॉन्टिनेंट के गो इमॉर्टल की एक बड़ी फाइट हुई और वो उसके एरिया में आ गई, तो वो इतना गुस्सा हुआ कि सीधा 3 गो इमॉर्टल को पकड़ लिया। नॉर्थर्न प्लेन्स ने उसे बोला लड़ने के लिए, उसने मना कर दिया, लेकिन क्योंकि वो भी नॉर्थर्न प्लेन्स का ही बंदा था, उसने उसकी प्रोटेक्शन के लिए एक टाइम पाथ किलर मूव यूज़ किया। इस किलर मूव का नाम बड़ा ही अजीब था, सिर्फ़ एक वर्ड का था। थोड़ी ही देर में वो मूव 5 रीज़न में बहुत फ़ेमस हो गया। फेंग युआन ने अपनी पिछली लाइफ़ में इसका नाम भी सुना था। उस किलर मूव का नाम था डिले। अरे भाई साहब! इस मूव का इफ़ेक्ट ये था, डैमेज को डिले कर देता था, टाइम मिल जाता था हीलिंग और काउंटर स्ट्रैटेजी के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी गो इमॉर्टल पे ये डिले वाला मूव लगा हो, तो फैटल अटैक के बाद भी तुरंत नहीं मरेगा वो, कुछ टाइम के लिए वो डैमेज इफ़ेक्ट नहीं करेगा। एक तरीके से मान लो तुम्हारे गले की नस काट दी हो किसी बंदे ने और तुम्हारा खून ही नहीं निकलेगा, तुम्हें कुछ होगा ही नहीं, कुछ टाइम के लिए, और तब तक तुम उस चीज़ को ठीक कर लोगे। होता नहीं, अगर मान लो किसी डॉक्टर को ये चीज़ मिल जाए तो कितना वो तो सबकी जान बचा लेगा फिर, क्योंकि उसे टाइम ही तो चाहिए होता है, जो डॉक्टर के पास टाइम होता नहीं है। तो ये बहुत तगड़ा मूव था यार, जान बचाने वाला मूव है एकदम। इस तरह गो इमॉर्टल को एक चांस मिल जाता था हेल्प लेने का। इस टाइम में गो इमॉर्टल भाग के थोड़ा टाइम ले सकता था ताकि रिकवर कर सके और खुद को बचा ले। वो किसी अलाई के पास भी उड़ के जा सकता था हेल्प लेने के लिए, और अगर सिचुएशन फुल होपलेस हो जिसमें बचना मुश्किल हो तो वो अपना कल्टीवेशन रिसोर्स अपने ट्राइब के डिसेंडेंट को भी दे सकता था इतने टाइम में, और अपने ब्लेस्ड लैंड को किसी स्केड्यूल्ड जगह पर छुपा सकता था ताकि एनिमी को कोई एडवांटेज ना मिले। चाहे नॉर्थर्न प्लेन्स के गो इमॉर्टल की बैटल स्ट्रेंथ काफ़ी स्ट्रांग थी, उनकी
नंबर्स सेंट्रल कॉन्टिनेंट से कम थे क्योंकि सेंट्रल कॉन्टिनेंट के पास बहुत ज़्यादा नंबर में फाइटर्स थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट ने पहला मूव मारा, उन्होंने प्लानिंग से एक ग्रुप को जो नॉर्थर्न प्लेन्स गो इमॉर्टल को पहले ही मार दिया था। एक प्लानिंग से पूरे नॉर्थर्न प्लेन्स के ग्रुप को मार दिया, एक ग्रुप को, जिससे नॉर्थर्न प्लेन्स डिसएडवांटेज में आ गया और बार-बार हारने लगा। लेकिन जब डिले जैसे किलर मूव का यूज़ हुआ तो नॉर्थर्न प्लेन्स के कैजुअलिटीज़ काफ़ी कम हो गए। बैटल का पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। आखिर में नॉर्थर्न प्लेन्स और सेंट्रल कॉन्टिनेंट का बैटल एक डेडलॉक में पहुंच गया, ना जहाँ पे ना तो ये जीत रहे थे ना तो वो जीत रहे थे। सेंट्रल कॉन्टिनेंट का रैपिड अटैक करके नॉर्थर्न प्लेन्स को तोड़ देने का प्लान पूरा का पूरा फेल हो गया। फेंग युआन यहाँ पे सोचने लगा। फेंग युआन कहता है, अगर ये सच में ज़ो ये जी ही है तो फेरी लिशान का जो एबिलिटी है डैमेज डिले करने का अलायंस एग्रीमेंट में, वो डेफिनेटली वही किलर मूव डिले होगा। मैं फेरी लिशान के कनेक्शन को लाइटली नहीं ले सकता। वो एक्चुअली इस लोन कल्टीवेटर से हेल्प ले आई। मुझे सोचना पड़ रहा है उसने क्या प्राइस पे किया होगा इसके लिए। वो इमोर्टल्स के बीच काफ़ी सारे ऐसे थे जो अपने प्रेजेंस हाइड करके रखते थे। ना वो कहीं ट्रैवल करते, ना फाइट करते, ना ही किसी गैदरिंग में जाते, बस क्वाइटली रहते थे, अपना कल्टीवेशन करते रहते थे। काफ़ी लोग तो ऐसे थे जो मर जाते थे, तब भी दुनिया उनके बारे में नहीं जान पाती थी, चाहे उन्होंने कितने भी बड़ा काम क्यों ना किया हो। एग्ज़ाम्पल के लिए स्टेरी स्काई ग्रोटो हेवन का जो ओनर था, वो जब ज़िंदा था उसने अपने आप को इतना हाइड कर लिया कि उसका नाम भी किसी को पता ही नहीं चला। लेकिन जब स्टेरी स्काई ग्रोटो हेवन सामने आई तब जाके उसकी हाई कल्टीवेशन रिवील हुई। ऐसे गो इमोर्टल्स काफ़ी थे, चाहे वो रैंक 6 हो, रैंक 7 हो या रैंक 8 हो, सब सब लेवल्स पे ऐसे ही टाइप के होते हैं। कम से कम फेंग युआन को तो पता था कि नॉर्थर्न प्लेन्स में ऐसे 5 से ज़्यादा रैंक 8 गो इमॉर्टल्स छुपे हुए हैं। बस अपने आप को दुनिया से छुपा के रखा हुआ है उन लोगों ने। फेंग युआन को पर्पल माउंटेन ट्रू मोनार्क भी याद आया। ये मिस्टीरियस गो इमॉर्टल जो 5 रीजन्स में केओटिक वॉर के दौरान एक भी बार सामने नहीं आया। वो थोड़ा इमोशनल फील करने लगा। दिल में सोचा, फेंग युआन कहता, इतने सारे स्ट्रीम्स मिलके भी रिवर बनते हैं। इस दुनिया में हीरोज़ और चैंपियंस की कोई कमी नहीं, बस उनका नाम ही नहीं होता। स्टार्ट से एंड तक फेरी लिशान ने ज़ुओ येजी के बारे में एक भी इन्फो लीक नहीं की, चाहे उसने इस डील में बड़ा प्राइस दिया हो, लेकिन डील सक्सेसफुल रही, वो अपना गोल अचीव कर गई थी। फेरी लिशान ने इमॉर्टल मटेरियल्स उठाए और स्नोई माउंटेन बेसलैंड वापस चली गई। अगले कुछ समय में वो अपनी इंजरीज हील करेगी, अलायंस एग्रीमेंट की प्रॉब्लम को रिसॉल्व करेगी और मिनी मैन को रेस करने के मेथड ढूंढेगी ताकि सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिले सबसे कम टाइम में। वहीं दूसरी साइड हाई लाओलान वहाँ पे रुक गई अपने फेंग युआन के साथ। फेंग युआन ने उससे साथ लिया और दोनों ने फ्लाइट किया, यानी उड़ गए। थोड़ी देर में वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गए। ऊपर से नीचे देखते हुए दोनों ने देखा कि नीचे की ज़मीन पे सब ग्रीन और कुछ अजीब-अजीब सा दिखा हुआ है, एकदम भरा-भरा, एकदम हरियाली भरी है। और उस ग्रीनरी के बीच में 3 मैसिव ब्लैक ग्रे स्ट्रक्चर खड़े थे। ये थे हू इमॉर्टल बेसलैंड के 3 स्टोन नेस्ट। इन नेट्स ये जो स्टोन नेस्ट के अंदर काउंटलेस रूम्स बने हुए थे और हर एक रूम में कम से कम एक हैरी मैन था जो एकदम एक सिनेमैटिक वे में अच्छे से बिल्कुल सिस्टम को फ़ॉलो करता हुआ कंटिन्यूअसली गो रिफाइन कर रहा था। ये पूरा आइडिया बोरोड था, यानी लिया गया था अर्थ से, एक तरह का प्रोडक्शन लाइन मॉडल जिससे एक ह्यूज गो रिफाइनमेंट बेस बनाया गया था। एक सिंगल गो वर्म को रिफाइन करने के प्रोसेस को डज़न्स या इवन हंड्रेड्स ऑफ स्टेप में तोड़ दिया गया था और हर हेरी मैन सिर्फ एक स्टेप का मास्टर बना दिया गया था। इससे 2 चीज़ें होती थी, गो रेसिपी सीक्रेट रहती थी और हैरी मैन का स्किल उस पर्टिकुलर स्टेप में सुपर स्ट्रॉन्ग बन जाता था, जिससे सक्सेस रेट भी बढ़ता था और क्वांटिटी भी बढ़ती थी। ऐसा मान लो किसी बहुत बड़ी फैक्ट्री के अंदर तुम्हारा काम है क्या? सिर्फ़ डब्बे को बनाने का, डब्बा बनाने का। और अगले स्टेप में जिसका काम है डब्बे के अंदर किसी चीज़ को रखने का, वो कोई और बंदा है। और अगले स्टेप में किसी और का काम है टेप लगाने का, तो वो कोई और बंदा है। और फिर और आगे जाएगा तो किसी का काम है उस डब्बे को बहुत बड़े डब्बे में पैक करके फैक्ट्री तक पहुँचाने का, वो तो किसी और का काम है। इस तरीके से किसी को भी पता नहीं चलेगा कि पिछले वाले बंदे ने क्या करा, बस उसे इतना पता रहेगा कि हमारे पास ये मटेरियल आता है, हमारा ये काम होता है और बस आगे बढ़ा देना होता है, बाकी बंदे आगे का सँभालते हैं। इससे चीज़ें भी सीक्रेट रहती हैं और काम भी जल्दी-जल्दी होता है। इन्हीं स्टोन नेस्ट के अंदर अभी एयर सेगू बन रहा था। ऑफ कोर्स एक तरीके से फटने वाली भी चीज़ होती है ना, कभी माइल्ड और कभी सीरियस। कभी-कभी तो आग भी लग जाती थी फटने वाली चीज़ में। हैरी मैन फायर में जल जाते थे, पेन में चिल्लाते थे, लेकिन उनकी जो स्क्रीम्स थी बाकी रूम तक नहीं पहुँचती थी क्योंकि हर एक रूम में परफेक्ट साउंड प्रूफिंग किया गया था। इससे डिस्टर्बेंस जो होती है ना मिनिमम रहती थी, यानी कोई डिस्टर्ब नहीं होता था।
और एक रूम का क्योस दूसरे हैरी मैन के ऊपर मतलब फ़ोकस ही नहीं आता था, वहाँ पे वो सुन ही नहीं पाता था कुछ भी। साथ ही हैरी मैन एक-दूसरे से कम्युनिकेट भी नहीं कर सकते थे। उन्हें कंट्रोल में रखने का एक मेथड था ताकि वो आपस में बात ना करें और कोई दिमाग ना चलाएँ अपना ज़्यादा। उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था, बस गो रिफाइनमेंट करते रहना पड़ता था। लेकिन ये प्रोसेस रिस्क फ्री नहीं था। गो रिफाइनमेंट करना भी वैसे ही डेंजरस होता है जैसे बैटलफ़ील्ड पे फाइट करना। अगर कभी कोई एक्सप्लोजन हुआ यानी कोई फटा कुछ या एक्सीडेंट हो जाता है तो पूरा रूम इमरजेंसी गो वर्म से भर जाता। पानी स्प्रे करते, फायर को बुझाने के लिए, इंजरीज़ हील करने के लिए और अगर रिफाइनमेंट फेल हो जाता तो हैरी मैन को बैकलैश भी होता। अगर बचे तो ठीक, वरना तो कोई बात नहीं भाई। लकी समझो अगर बच गए तो। कुछ केसेस में तो डायरेक्ट डेथ भी हो जाती थी और कुछ में तो दिमाग एकदम सूख जाता था, पागल हो जाते थे या परमानेंटली डिसेबल हो जाते थे और कभी-कभी तो ग्लोरीफाइन भी नहीं कर पाते थे। फेंगुआन छोटी-मोटी इंजरीज़ को हील कर देता था, लेकिन अगर कोई सीरियसली इंजर्ड हो जाता या ब्रेन डैमेज का जैसा कोई सीन होता, तो उसका ट्रीटमेंट का कॉस्ट इतना हैवी होता था कि फेंगुआन उसे एकदम छोड़ देता था कि तू जा, मर ही जा, इससे अच्छा कोई दूसरा ले आएँगे। वो डायरेक्टली किसी और को वहाँ पे बिठा देता था उसकी जगह पर। फेंगयुआन हवा में उड़ते हुए नीचे ऑब्जर्व कर रहा था। उसने देखा 10 से ज़्यादा हेरीमैन गुरिफेनोड में फेल हो गए हैं, कुछ इंजर्ड हुए हैं और कुछ वहीं पे मर गए। फेंगयुआन दिल में सोचता है जैसे-जैसे प्रोडक्शन बड़ा हो रहा है, हेरीमैन का लॉस भी बड़ी प्रॉब्लम बन रहा है। हेरीमैन स्लेव मार्केट में सबसे ज़्यादा महँगे होते हैं। ह्यूमन गू मास्टर इससे भी ज़्यादा कॉस्टली होते हैं। क्यों? क्योंकि ह्यूमन स्मार्ट होते हैं, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। हेरीमैन सिंपल माइंडेड होते हैं, सिर्फ़ काम करते हैं, खाना खाते हैं और सोते हैं। कोई चिल या फ्री टाइम नहीं होता उनका। अगर ह्यूमन को मास्टर को ऐसा टॉर्चर मिलता तो वो रेसिस्ट करते या रिवोल्ट करते। इसलिए फेंगयुआन ने ह्यूमन की जगह हेरी मैन को चूज़ किया था। वहीं दूसरी साइड फेरी लिशान भी मिनी स्कूल माउंटेन इसी रीज़न से चाहती थी। वहाँ एक मिनी मैन ट्राइब था, उसको कंट्रोल करके फ़ायदा उठाया जा सकता था। फेंगयुआन सोचता है पहले लॉस फील नहीं होता क्योंकि स्केल छोटा था। अब 3 नेस्ट हैं और प्रॉब्लम विज़िबल हो रही है यानी साफ-साफ दिख रही है प्रॉब्लम यानी लॉस भी बड़ा हो रहा है। हाई लॉलन कहती है 1 महीने में 100 हेरी मैन का लॉस हो रहा है, कॉस्ट हाई हो रहा है, अगर ये कम हो तो प्रॉफ़िट बढ़ेगा। फेंगयुआन कहता है 2 ऑप्शन है, या तो गो रेसिपी और सिंपल बना दो या खुद हेरी मैन ट्राइब ग्रो करो ताकि मार्केट से कॉस्टली स्लेव ना खरीदने पड़े। लौलान यहाँ पे कहती है पहला ऑप्शन तो टफ है, रेसिपी ऑलरेडी रिफाइंड होती है और उसमें चेंजेस करना कॉस्टली और रिस्की भी होता है। फेंगयुआन अंदर से कहता है मेरे पास विज़डम गो है लेकिन उसे एक्टिवेट नहीं कर सकता, इंस्पिरेशन मिल सकती है लेकिन थॉट का शॉर्टेज है मेरे पास, ज़्यादा थॉट्स नहीं है ना उसके पास। फेंगयुआन कहता है दूसरा ऑप्शन भी ईज़ी नहीं है। हैरीमैन रेस करना काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। मार्केट में मोस्टली मेल मिलते हैं, फीमेल और किड्स तो रेयर होते हैं। ह्यूमन्स के जैसे हैरीमैन भी इंटेलिजेंट होते हैं, कंट्रोल करना मुश्किल होता है। अगर वो रिवॉल्ट करते हैं तो सब बिगड़ जाता है। फेंगयुआन को याद आया अर्थ पे उसने गोल्डफ़िश पाली थी, पानी भी चेंज नहीं किया, ऑक्सीजन भी नहीं दिया, 3 दिन में ही मर गई थी। क्या स्टोरी बता रहा है। हैरी मैन उससे भी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। उसने पहले रॉकमैन बड़े किए थे लेकिन वो गट्स गू की हेल्प से था, वरना नॉर्मल वे में तो भाई वो ख़त्म हो चुके होते 2 साल में ही। नॉलेज खरीदने का ऑप्शन था लेकिन वो भी सुपर एक्सपेंसिव था। जितना प्रॉफ़िट वो भी कमा रहा है उस स्पीड से तो ईयर्स लगेंगे फंड कलेक्ट करने में। फेंगयुआन कहता है मेरे पास अभी 20 से 30 इमॉर्टल एसेंस स्टोन हैं, ड्रैगन फिश, रिग्रेटफुल स्पाइडर और एरी ड्रैगन फिश पाइथन्स भी मिले हैं। रेस करने का मेथड भी मिल गया है लेकिन स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा और ट्रेजर येलो हेवन पे डायरेक्टली सेल भी नहीं कर सकता, स्पॉटलाइट अवॉइड करना पड़ेगा। फ्यूचर ब्राइट था लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन काफ़ी ऑकवर्ड थी। फेंगयुआ ने सब रैंडम थॉट्स को साइड किया और बोला मैं लिटिल हु इमॉर्टल को इंस्ट्रक्शन दे चुका हूँ, मैं तुम्हें छोड़ने नहीं आऊँगा। फिलहाल तुम स्टोन नेस्ट में रुको, एयर सेगू बना रहे हैं ना वही हेल्प करो। जब अर्थली क्लैमिटी आएगा ज़रूरत पड़ी तो मैं बुला लूँगा, हाई लॉलन से कह रहा था। हाई लॉलन को ये सुनते ही थोड़ा सा वियर्ड फील हुआ। उसे लगा फेंगयुआन उसे एक लेबर की तरह ट्रीट कर रहा है। फेंगयुआन ने उसका एक्सप्रेशन देखा लेकिन कोई रिएक्शन नहीं दिया, जैसे कुछ देखा ही नहीं हो। फेंगयुआन कहता है अगर हाई लॉलन का पूरा यूज़ ना करूँ तो मेरा स्टाइल ही नहीं होगा ये तो। उसके बाद फेंगयुआन वापस गया डांगहुन पैलेस, सीक्रेट रूम में घुसा। डोंग फेंग चांगफेंग की सोल वही थी, वीक मूव नहीं कर पा रही थी, एकदम वीक थी। फेंगयुआन ने कुछ एयर सेक को तोड़ के उस पे गट्स को यूज़ किया ताकि उसकी सोल थोड़ी रिकवर हो और उसकी रिकवर भी हो गई। फेंगयुआन ने तुरंत ही मॉन्स्टर क्लॉस और उसकी सोल को पकड़ा और सर्च करा। डोंग फेंग चांगफेंग रेसिस्ट नहीं करता, उसकी सारे सीक्रेट पहले ही निकल चुकी थी, अब उसमें फाइट करने की एबिलिटी ही नहीं बची थी। फेंगयुआन ने सारे गोवॉर्म भी रीचेक किए ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो और कंफर्म किया उसकी सोल में अब कोई भी होप नहीं बचा है। डोंग फेंग चांगफेंग अंदर से फील करता हुआ कहता है मैं ऐसे इंसान के हाथ लगा तो गेम ओवर ही है।
लेकिन साथ ही उसमें फेंगिवान को देख के थोड़ा एडमायर भी करता है। उसे अपना यंगर वर्ज़न याद आता है। फेंगिवान सीक्रेट रूम बंद करके मेन हॉल में वापस आता है, बेड पे बैठ के डीप सोच में चला जाता है। डोंगफेंग चांगफेंग की सारी वैल्यू निकाल चुकी थी, एक तरीके से उसके सारा यूज़ कर चुका था फेंगिवान। फिर उसकी सोल को फेंगिवान ने रखा था फ्यूचर स्कीम के लिए, स्पेशली मिनी स्कूल माउंटेन के प्लान में यूज़ करने के लिए रखा था। अभी मिनी स्कूल माउंटेन फेरिलिशान के पास है, सुनोई माउंटेन अलायंस की वजह से फेंगिवान उसे डायरेक्टली छीन नहीं सकता। लेकिन अलायंस का टाइम लिमिट भी था, यानी एक तरीके से ये अलायंस खत्म हो जाएगी। और फेरिलिशान एक किलर मूव यूज़ करती थी, जो एग्रीमेंट तोड़ने का डैमेज डिले कर सकता था। एग्रीमेंट माउंटेन प्लेज गू से हुआ था, डोंगफेंग ट्राइब और मिनी मैन ट्राइब के बीच। तो फेरिलिशान डेफिनेटली मिनी मैन ट्राइब को रेस करेगी और तब डोंगफेंग चांगफेंग की सोल वैल्यूएबल बन सकती है, पर अभी नहीं। हो सकता है फ्यूचर में कभी मतलब यूज़ आए या ना आए, लेकिन फेंगिवान ने उसे सेफ रखा जस्ट इन केस की कोई दिक्कत आ जाए तो। फिर उसका फोकस गया व्हाइट लोटस जायंट सिल्कवॉर्म पे। वो जो गू था, उसने डोंगफेंग चांगफेंग की सोल इस इन्फो के लिए सर्च किया था। क्लीन सोल इमॉर्टल गू को फीड करने के लिए 10,000 से ज़्यादा व्हाइट लोटस सिल्कवॉर्म चाहिए होते थे, लेकिन फेंगिवान के पास कम थे। वो जहाँ-जहाँ भी ये गू मिले, एक नेचुरल केव थी, मैजिकल फॉर्म्ड इन्वायरमेंट था और डोंगफेंग चांगफेंग ने सब कैप्चर करके पैंथम फॉर्मेशन में यूज़ कर लिया था। जो बचे थे अब वो फेंगिवान के पास थे। अब फेंगिवान के पास 2 ऑप्शन थे, एक्सपेरिमेंट करना, इन गू वॉर्म से रिवर्स रिफाइन करके उन्हें रेस करने का मेथड फाइंड करना। अगर फेल हो गया तो क्लीन सोल गू मर जाएगा भूख से ही। और दूसरा है अभी फीड करना, शॉर्ट टर्म में सेफ हो जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में फिर से प्रॉब्लम आएगी। फेंगिवान को थोड़ा होप था कि अगर शायद व्हाइट लोटस गू कहीं और मिल जाए, लेकिन लेटेस्ट सोल सर्च के बाद ये उम्मीद भी खत्म हो गई। कुछ टाइम सोचने के बाद फेंगिवान ने आंखें खोली और डिसीजन ले लिया। फेंगिवान कहता है छोड़ो, रिस्क लेना बेकार है, अभी क्लीन सोल इमॉर्टल गू को फीड करता हूँ, बहुत वीक हो गया है, अगर और डिले किया तो मर जाएगा, आगे का देख लेंगे। फ्रैंकियोन रिस्क लेता था, बट अंधा ब्लाइंडली काम थोड़ी ना करता है, हमेशा बेनिफिट और रिस्क का हिसाब रखता है। क्लीन सोल इमॉर्टल गोस्ट के इमॉर्टल प्रेमेसी में था, फीस्ट साइज का था, ग्रे वाइट टेडपोल जैसा दिखता था, बिल्कुल डेड जैसा पड़ा हुआ था। फ्रैंकियोन ने व्हाइट लोटस जायंट सिल्कवर्म गू को डिसेक्ट किया, उसका मीट निकाल कर उसके सामने रख दिया। क्लीन सोल गू का बॉडी थोड़ा हिलता है, लेकिन क्राउल करके स्ट्रेंथ नहीं बच रही थी, क्राउल कर करके आगे बढ़ा था लेकिन बढ़ नहीं पा रहा था अब ज़्यादा। तो फेंगिवा ने उसे डायरेक्टली मीट पे रख दिया। थोड़ी देर बाद वो चुपचाप ब्लड सक करने लगा, फिर फ्लैश खाना स्टार्ट किया। जैसे-जैसे खा रहा था उसका सूख गया बॉडी एकदम से वापस से सही होने लगा, बलून जैसा होने लगा। लाइट भी आने लगी उसकी बॉडी में। जब सारा मीट खत्म हुआ, क्लीन सोल गू थोड़ा-सा फ्लाई करने लगा, वीक तो था पर अभी ज़िंदा था। टेडपोल जैसा शेप में था, बलून हेड था, धीरे-धीरे स्विम कर रहा था। उसने मुँह खोला और हल्की-सी आवाज़ निकाली जैसे और खाना चाहिए। बट ऑल व्हाइट लोटस जायंट सिल्कवर्म जो भी थे उसके पास थे वो यूज़ हो चुके थे, एक भी नहीं बचा था। फ्रैंकिवा ने देखा, रिलीफ़ भी फ़ील करा और कहता है चलो ठीक है, कम से कम ज़िंदा तो है, यही काफ़ी है। अभी उसे मतलब यूज़ करने लायक तो वो नहीं है, लेकिन जब तक पॉसिबल हो तब तक मतलब एक तरीके से उसे रेस्ट दिया जाए ताकि वो और टाइम तक सर्वाइव कर सके। प्रॉब्लम सॉल्व होती है, फ्रैंकिवा ने ब्रेक नहीं लिया, सीधा अंडरग्राउंड केव में घुस गया। वहाँ एक चीज़ थी, वहाँ पे एक ज़ी फॉरेस्ट था, सबसे बड़ा लिंग ज़ी किंग 6 मीटर तॉल था, अम्ब्रेला शेप का। वहीं विज़डम को घूम रहा था, एक छोटे से बच्चे की तरह मस्त फ्लाई करते हुए, कभी लिंगज़ी किंग से टकरा जाता और कभी बाउंस हो जाता। फेंगिवान एकदम इम्प्रेस था, उसके पास बहुत इमॉर्टल गू थे, पर रैंक 9 विज़डम गू अलग ही लेवल का था, स्मार्ट और एकदम ज़िंदा जैसा था। उसमें याद किया कि लेजेंड्स ऑफ रेंज़ू है, जिसमें विज़डम गू और स्ट्रेंथ गू बात करते हैं रेंज़ू से, शायद मतलब एक तरीके से बढ़ा-चढ़ा के बोला गया था। बट फैक्ट ये है कि विज़डम गू से कम्युनिकेट करना पॉसिबल था। इस वजह से इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड डिस्ट्रॉय होने से पहले फेंगिवान ने विज़डम गू को सेव किया था, और जब वो उसके पास लाइट ऑफ विज़डम का यूज़ कर रहा था और विज़डम गू ने फ्लाई करना बंद किया और लिंगज़ी किंग स्टैंप पे रुक गया, फेंगिवा ने छोटी-सी लिंगज़ी पे बैठ गया जैसे चीयर हो। वो विज़डम गू ने लाइट ऑफ विज़डम रिलीज़ किया जो उसको कवर कर गया। फेंगिवा ने स्टार थॉट को एक्टिवेट करा, वन टाइम गू था यूज़ होने वाला, जिसके यूज़ से उसके दिमाग में थॉट्स रैपिडली एकदम फायर होने लगे। उसके माइंड में स्टार लाइट पैक्स दिखने लगे। कुछ ही सेकंड में नाइट स्काई जैसा व्यू बन गया। फुल ग्लोइंग स्टार्स थे। फेंगिवा ने डिडक्शन शुरू किया। स्टार थॉट्स मीटियोर्स की तरह कोलाइड कर रहे थे, आइडियाज स्पिन हो रहे थे, इंस्टेंट रिजल्ट मिल रहा था। थोड़ी देर में ही फेंगिवा ने डिडक्शन जो था उसे कंप्लीट कर लिया। आंखें खोली, खुशी से स्माइल किया। फेंगिवा सोचता हुआ कहता है,
डोंगफेंग चांगफेंग की विज़डम पाथ इनहेरिटेंस एक्सपेक्टेड से मतलब जितना सोचा था ना उससे भी ज़्यादा बेटर निकली। स्टार थॉट बहुत ही ज़्यादा ड्यूरेबल है। एक स्टार थॉट 3 से 4 मलेशियस या मेमोरी थॉट गू के बराबर काम कर रहा है। विज़डम पाथ में 3 चीज़ें होती हैं, थॉट, विश और इमोशन। बट थॉट्स अलग-अलग टाइप्स के होते हैं। हर एक का अपना यूज़ होता है। मलिशियस थॉट को प्लॉटिंग के लिए बेस्ट, मेमोरी थॉट इन्फो के लिए डिग करने के लिए बेस्ट था और अपना डिडक्शन में भी एवरेज था। स्टार थॉट प्लॉटिंग या मेमोरी डिडिंग में, ये जो डिगिंग होती है इसमें कमज़ोर थे, लेकिन ये जो डिडक्शन होता है उसके लिए सुपर इफेक्टिव थे। फेंगयुआन यहाँ पे सोचता हुआ कहता है, एक स्टार थॉट 3 से 4 नॉर्मल थॉट के बराबर है। छोटा लगता है पर जब लाखों थॉट्स की जगह पर हो तो ये बहुत ज़्यादा फ़र्क बन जाता है। उसको अब समझ आ गया कि स्टार थॉट गुड डायरेक्शन के लिए बेस्ट है और ये विज़डम पाथ इनहेरिटेंस के उसके लिए परफेक्ट थी। प्रॉब्लम ये थी कि उसके पास हमेशा थॉट की कमी रहती थी और लाइट ऑफ विज़डम बहुत फास्ट जो थॉट्स थे उन्हें कंज़्यूम करता था। फेंगयुआन के पास अब रिड्यूस करने के 5 मेजर काम थे। पहला, वेग्युअली फ़ैमिलियर फेस, एक इमॉर्टल वो भेस बदलने वाला मूव जो इनकम्प्लीट था। दूसरा, ब्लड डेटी का इमॉर्टल गो रेसिपी, एक बार ट्राई किया था और फेल हो गया था। तीसरा, टाइम लक कॉम्बो किलर मूव, पहले फेल हो गया था पर अब फेरी लिशान से एक बेटर मूव मिला है, टाइम असिस्ट लक, तो शायद अब पास हो जाए, तो ये वाला था। चौथा, पुलिंग माउंटेन और पुलिंग वाटर को मर्ज करना इनटू मैरिड सेल्फ किलर मूव में, तो और पावरफुल हो जाएगा उसका किलर मूव। और पांचवा, गो रिफाइनमेंट रेसिपीज, एयर से गो एक्सेट्रा को मतलब दोबारा से रिड्यूस करना हेरी मैन की डेथ रेट कम करने के लिए, ताकि और बेहतरीन रेसिपी हो जाए और डेथ कम हो सके। फेंगियोन सोचता हुआ कहता है, सबसे पहले मेरिट सेल्फ को अपग्रेड करना है क्योंकि हु इमॉर्टल वेस्टलैंड का क्लैमिटी टाइम पास आ रहा है। उसने आंखें बंद की और पूरा फोकस किया डिडक्शन पे। माइंड में स्टारलाइट घूम रहे थे, स्टार थॉट कोलाइड कर रहे थे। 3 दिन लग गए और थर्ड डे आफ्टरनून में उसने आंखें खोली और पूरा थका हुआ था। फेंगियोन कहता, फाइनली पुलिंग माउंटेन को मेरिट सेल्फ के अंदर फ्यूज कर दिया। पावर 10% बढ़ गई है और अगर अर्थ पाथ यूजर से फाइट हो तो 20% एक्स्ट्रा इफेक्ट मिलेगा। उसने चेक किया, अब उसके पास 40,000 स्टार थॉट गू बचे थे, मतलब 10,000 गू यूज हो गए थे डिडक्शन में। फेंगयुआन कहता है, स्टार थॉट गू बहुत ही ड्यूरेबल है डिडक्शन के लिए, बट प्लॉटिंग के लिए मलेशियस थॉट गू बेटर है और मेमोरी के लिए तो मेमोरी थॉट गू ही बेटर है। वो समझ गया कि इन तीनों गू का स्टॉक मेंटेन करना पड़ेगा, बड़ा प्रोजेक्ट है, लॉन्ग टर्म गोल है। टाइम देखा, अभी हु इमॉर्टल वेस्टलैंड का क्लैमिटी टाइम आया नहीं था, बट अभी वेग्युअली फेमिलियर फेस मूव कंप्लीट करने का भी टाइम नहीं था। तो फेंगयुआन वापस गया डांगहुन पैलेस में। वहाँ विजडम पाथ इनहेरिटेंस पे रिसर्च कंटिन्यू करा। यह इनहेरिटेंस एक फुल इंसाइक्लोपीडिया जैसा था। हंड्रेड्स ऑफ मॉर्टल गो रेसिपीज थी इसके अंदर, 10 से ज़्यादा इमॉर्टल गो रेसिपी थी और डजन्स ऑफ किलर मूव, ऑफेंस, डिफेंस, हीलिंग, स्टोरेज, मूवमेंट सब इंक्लूड थे। और तीसरा नहीं चौथा, माइंड एक्सपेंड करने का सीक्रेट आर्ट्स था इसमें। पांचवा, गो मास्टर के इमॉर्टल बनने का प्रॉपर स्टेप था। छठा, हेवनली ट्रिबुलेशन और अर्थी क्लैमिटीज को कैसे डील करे ये भी था। और फायर, मेटल, स्पेस, टाइम पाथ का ब्रेकडाउन, स्ट्रेंथ, वीकनेस और कॉम्बैक्ट गाइड भी था। और ब्लेस्ड लैंड मैनेजमेंट टिप्स, कैसे सर्वाइव करे और ग्रो करे ये भी था। फेंगयुआन कहता है, ये सिर्फ एक बंदे का काम नहीं है, हर जनरेशन ने इसमें कुछ ना कुछ ऐड किया है तभी इतनी बड़ी इनहेरिटेंस बनी है। इस पूरे इन्फो के एंड में उसे मिला डोंगफेंग चांगफेंग का इमॉर्टल किलर मूव, मैरिड स्टार फायरफ्लाइज। और फेंगयुआन यहाँ पे सोचते हुए कहता है, ये इनहेरिटेंस तो मेरी पुरानी ब्लड पाथ वाली इनहेरिटेंस से भी ज़्यादा पावरफुल है। अगर ये पहले मिलता मैं कब का गो इमॉर्टल बन चुका होता। अब दिखाया जाता है ईस्टर्न सी यूलू ब्लेस लैंड का सीन। मौसम फॉगी था, हल्की बारिश हो रही थी। शार्क डेमन चिल्लाते हुए कहता है, रेन को टच मत होने देना, इमॉर्टल एसेंस को ख़त्म ये कर रही है ये रेन। उसकी वार्निंग सुनते ही सबने अपनी डिफेंस मेथड यूज़ करे पर फेल हो गए। एक इमॉर्टल ज़ॉम्बी कहता है, ये तो फेरी यूलू का किलर मूव लगता है, वैनिशिंग इमॉर्टल एसेंस डिसेप्शन रेन। दूसरा इमॉर्टल ज़ॉम्बी कहता है, पर ये रेन तो हमारी सारी डिफेंस इग्नोर कर रही है। सू बाई मन समझ जाती है, वो कहती है, पहले राउंड में हम पे रेन ड्रॉप इक्विटी मूव लगा था इसलिए अब डिफेंस काम नहीं कर रहे हैं। सबके चेहरे पे एकदम वही, सबके चेहरे लौट गए। अब इमॉर्टल एसेंस डायरेक्टली वेपर हो रहा था, यानी एक तरीके से जो किलर मूव था ना ये शायद इमॉर्टल एसेंस को ख़त्म करता था। इमॉर्टल ज़ॉम्बी एकदम घबरा के सोचते हुए कहते हैं, ये हमारा वीक पॉइंट हिट कर रहा है, इमॉर्टल एसेंस बचाना मुश्किल हो गया है। एक तो ये लोग इमॉर्टल ज़ॉम्बी हैं तो इनका इमॉर्टल एसेंस बनता नहीं है, ऊपर से इनका इमॉर्टल एसेंस खत्म हो रहा है इस इमॉर्टल क्लियर मूव की वजह से। 1 घंटे के बाद भी कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। कोई कहता है, मेरे 30 से ज़्यादा इमॉर्टल एसेंस के बीड्स डिसॉल्व हो चुके हैं। कोई और कहता है, फेरी यू लूट तो पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वनरेबल की सेकंड डिसिपल है।
बैटलफील्ड किलर मूव उसकी स्पेशलिटी है। ये मूव उसका खुद का बनाया हुआ है, कहीं रिकॉर्ड भी नहीं है। कोई और कहता है डायरेक्ट पावर तो नहीं है, पर रेंज बहुत बड़ी है, ये हमें धीरे-धीरे खत्म कर रहा है। शार्क डीमन गुस्से में कहता है, बोडान, तुम अब तक बैटलफील्ड किलर मूव का ये दिक्कत क्यों नहीं ढूँढ पाए? कोई फ्लॉ नहीं ढूँढ पाए क्या इसमें? बोडान घबरा के कहता है, मेरे पास इनकम्प्लीट विज़डम पाथ इनहेरिटेंस है, ये मूव मेरी कैपेबिलिटी से बाहर है। शार्क डीमन सोचकर कहता है, बोडान कुछ नहीं कर सकता, अब सिर्फ एक ऑप्शन बचा है, प्रोफाउंड आइस हाउस का यूज़ करके फोर्सफुल ब्रेक थ्रू करो। सबगो इमोर्टल शॉक में कहता है, शार्क डीमन ने प्रोफाउंड आइस हाउस लेकर आया है। प्रोफाउंड आइस हाउस से निकालते ही हवा एकदम ठंडी हो गई, सबको चिल्स फील होने लग गया। शार्क डीमन बिना कुछ बोले अंदर चला गया। उसके पीछे उसकी वाइफ शू बाई मन और बाकी 5 इमोर्टल भी गए। अंदर एक बॉल शेप्ड स्पेस था, नो फर्नीचर, सब फ्लोटिंग पोजीशन में थे। व्हाइट लाइट उन्हें सराउंड कर रही थी। उस व्हाइट लाइट में गोल्डन थ्रेड्स इधर से उधर वेव कर रहे थे, एक फॉर्मेशन यहाँ पे बन रहा था। शार्क डीमन कहता है, सब लोग फॉर्मेशन कोर पे खड़े हो जाओ, अपना इमॉर्टल एसेंस यूज करो, इस इमॉर्टल गू हाउस को एक्टिवेट करो। ये इमॉर्टल गू हाउस रिकॉर्ड करेगा कि किसने कितना इमॉर्टल एसेंस डाला है। सबको पता था कि इस इमॉर्टल गू हाउस को एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा इमॉर्टल एसेंस लगेगा। शायद इस बार वो उस अमाउंट से ज़्यादा भी खर्च करने वाले थे जो पहले एक तरीके से डिसॉल्व हो गया था, ख़त्म हो गया था उस इमॉर्टल किलर मूव की वजह से। अगर ये वीकनेस ना होती तो शार्क डीमन कब का इमॉर्टल गू हाउस यूज़ कर चुका होता, लेकिन इसी वजह से वो यूज़ नहीं कर रहा था क्योंकि बहुत ज़्यादा इमॉर्टल एसेंस लगता था। इस बार वो यूलू ब्लेस लैंड में घुसे बिना किसी स्ट्रॉन्ग एनिमी को मारा और बिना कोई प्रॉपर बैटल लड़ी, फिर भी उनका इतना बड़ा नुकसान हो गया। इमॉर्टल एसेंस काफ़ी कंज्यूम हुआ, सबका मूड डाउन था, लेकिन जैसे ही शार्क डीमन ने कहा, सबने अपने ग्लूमी थॉट्स को साइड रखा और फुल एफर्ट लगा दिया। कुछ मिनट बाद ईस्टर्न सी शांत सरफेस पे एक ह्यूज आइस मीटियोर बाहर निकला। मीटियोर हाई स्पीड से निकलकर पानी को एकदम पियर्स करता हुआ ब्लिंक ऑफ आई में स्काई में एकदम टेंस ऑफ मीटियोर्स तक चला गया और फिर वो मीटियोर हवा में एकदम से रुक गया, हाई स्पीड से 0 पर आ गया। उसका रियल फॉर्म रिवल हुआ। ये था रैंक 6 इमॉर्टल गू हाउस, इनकम्प्लीट प्रोफाउंड आइस हाउस। शार्क डीमन अंदर से कहता, बाहर आओ। जैसे उसने बोला, हाउस के डोर्स खुले और सब इमोर्टल्स बाहर आए, हवा में फ्लोट करते हुए। इमोर्टल ने नीचे देखा, समुद्र अब शांत नहीं था, वेव्स काफ़ी एकदम निकल रही थी, एकदम टर्बुलेंस हो चुका था। ये सब प्रोफाउंड आइस हाउस के सरफेस पे आने की वजह से हुआ था, लेकिन सबके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ थी, यूलू ब्लेस लैंड जो समुद्र के नीचे डीप छुपा हुआ है। उन्होंने इस ब्लेस लैंड पे पहले भी अटैक किया था, कभी जीते कभी हारे। ये पहला लॉस नहीं था, लेकिन सबसे बहुत मतलब सबसे ऐसा नहीं कि पहली बार हारे हैं, लेकिन क्या हुआ ना, जितनी बार भी वो हारे थे ना, उतनी बार उनको कम-कम लॉस ही हुए थे, लेकिन इस बार जब वो हारे तो इस बार बहुत ज़्यादा लॉस हुआ। यूलू ब्लेस लैंड पे अटैक फोर्सफुली नहीं होता है, ये प्योर गेन लॉस बैलेंस का गेम था। ये ब्लेस लैंड ईस्टर्न सी ज़ॉम्बी अलायंस के फुल कंट्रोल में थी और कोई और फोर्स इसके लिए कम्पीट नहीं कर रहा था, तो उनके पास टाइम था इसे धीरे-धीरे एक्सप्लोर करने का। इतने डेंजरस बैटलफील्ड क्लियर मूव के सामने प्रोफाउंड आइस साउंड का यूज़ करने के बाद भी वो सिर्फ ब्लेस लैंड से बाहर आ पाए, अंदर के राउंड को ब्रेक नहीं कर पाए। अब मतलब सवाल ये आ गया था कि नेक्स्ट टाइम वो इस राउंड को कैसे क्रॉस करेंगे। शार्क डीमन सबसे लास्ट में बाहर निकला, उसने प्रोफाउंड आइस हाउस को वापस रखा और मन में सोचा, थोड़ा सा रिग्रेट के साथ। सोचता हुआ कहता है, शार्क डीमन इस बार तो बड़ा नुकसान हो गया, ना कुछ मिला ना कोई प्रोग्रेस हुई, ऊपर से प्रोफाउंड आइस हाउस भी यूज़ करना पड़ा। जब ज़ॉम्बी अलायंस वापस जाऊँगा तो ह्यूज कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देने पड़ेंगे मुझे। बोडान कहता है, बोडान अच्छा हुआ प्रोफाउंड आइस हाउस था, वरना अब तक तो अंदर ही फँसे होते। थोड़ी देर से रुककर बोला था। शार्क डीमन ने उसको एक ठंडी नज़र दी और बोडान तुरंत ही चुप हो गया। बाकी गुई मोटर्स ने हल्का सा सर हिला के हाँ बोला। वो थैंकफुल थे कि शार्क डीमन प्रोफाउंड आइस हाउस लेके आया था ताकि वो लोग जिंदा बाहर आ पाए। ताई बर्नस्टेन अचानक बोला, ये वैनिशिंग इमॉर्टल एसेंस डिसेप्शन रेन तो बहुत पावरफुल है, इमॉर्टल गू हाउस होने के बाद भी हम इससे बचा नहीं पाए। उसकी बात सुनकर शार्क डीमन का एक्सप्रेशन थोड़ा सा सॉफ्ट हुआ। फिर शार्क डीमन कहता है, वो इसलिए क्योंकि ये प्रोफाउंड आइस हाउस का मेन पर्पस है आइस पाथ गो इमोर्टल्स की कल्टीवेशन में हेल्प करना। बाहर से तो ये सिंपल लगता है, लेकिन अंदर से काफ़ी डैमेज्ड है, बस इतना रिपेयर हुआ है कि थोड़ा बहुत यूज़ हो सके। अगर ये कंप्लीट इमोर्टल गो हाउस होता तो हम मतलब अंदर होते हुए भी इससे डिफेंड कर पाते, यानी अंदर भी होते और आराम से डिफेंड भी कर पा रहे होते, कोई दिक्कत नहीं होती। ताइबंश ने कहता, ओह समझ गया। सर हिलाकर उसने बोला और कुछ नहीं कहा। शार्क डीमन हाथ हिलाकर कहता है, चलो यूलू बेस्ट लैंड का एक्सप्लोरेशन यही खत्म होता है, अब सब लोग यहाँ से अलग हो जाओ। एक एक करके सब इमोर्टल्स वहाँ से चले गए, लेकिन ताई बंशंग अभी भी वहीं था। उसने जल्दी
ना करने की कोई हरी नहीं दिखाई, यानी एकदम जल्दी नहीं थी उसको, वो रुका रहा था। सू बाई मन कहती है, सर ताई बाई, कोई दिक्कत है क्या, आप गए नहीं? ये इमॉर्टल ज़ॉम्बी कपल ताई बाइशेंग के साथ बहुत पोलाइट थे। रीज़न था उसके पास मैन एज़ बिफोर इमॉर्टल गो था, जो कि ज़िंदा कर देता है बंदे को, अगर ज़्यादा टाइम ना हुआ हो तो। ताई बाइशेंग हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, दोनों जानते हो कि मैं एक नॉर्थर्न प्लैनेट्स का गो इमॉर्टल हूँ। ईस्टर्न सी में मुझे काफ़ी टाइम हो गया है। सू बाईमन और शार्क डीमन ने एक दूसरे को देखा, फिर एक साथ सर हिला दिया। वो ऑलरेडी ये बात जानते थे। ताई बाइशेंग के पास ओल्ड लॉर्ड कांगयान जैसे कंसील करने का कोई स्पेशल मेथड नहीं था, इसलिए उसका नॉर्थर्न प्लैनेट्स आइडेंटिटी काफ़ी टाइम पहले ही रिवील हो चुका था। पर ये एबनॉर्मल नहीं था, क्योंकि ईस्टर्न सी में एक अर्थ टाइड होती है। कभी-कभी सी के बॉटम से एक ज़बरदस्त फ़ोर्स निकलती है। वो अर्थ का पावर नेचुरल और वाइल्ड होता है। रैंक 8 गो इमॉर्टल के लिमिट से भी ज़्यादा होती है ये खतरनाक। ये अर्थ ये जो होती है ना, अर्थ के अंदर से निकलती है। ये फ़ोर्स ऊपर उठती है और सी वाटर को एकदम स्टिर कर देती है, और उसे ही कहते हैं अर्थ टाइड। अर्थ टाइड का पावर इतना ज़्यादा होता है कि वो जायंट सुनामी तक क्रिएट कर सकता है, और जब ये अर्थ टाइड ओरिजिनल वॉल से टकराता है तो पूरा वीकन कर देता है। यानी शायद ये उस वॉल की बात कर रहे होंगे। ये जो रीजनल वॉल होती है ना, जिसे पार करके तुम एक रीजन से दूसरे रीजन में जा सकते हो। तो यही बता रहा है कि जब अर्थ टाइड आती होगी ईस्टर्न सी में, तो टकराती होगी नॉर्थर्न प्लेन्स की रीजनल वॉल से, और वो वॉल आराम से मतलब ब्रेक हो जाती होगी, या तो मतलब कमज़ोर हो जाती होगी। और जब वो कमज़ोर होती होगी तो वहाँ से कोई ना कोई आ सकता है। तो शायद वो सोच रहे होंगे कि ताई बैन भी ऐसा ही आया होगा। रीजनल वॉल को क्रॉस करना गो इमॉर्टल के लिए वैसे ही काफ़ी टफ होता है, लेकिन हर साल एक टाइम पे अर्थ टाइड की वजह से ईस्टर्न सी का रीजनल वॉल वीक हो जाता है। इस वक्त का फ़ायदा उठा के सेंट्रल कॉन्टिनेंट, नॉर्थर्न प्लेन्स और साउथर्न बॉर्डर के गो इमॉर्टल ईस्टर्न सी में घुस जाते हैं, और कभी-कभी कुछ ईस्टर्न सी वाले भी दूसरे रीजन में चले जाते हैं। वेस्टर्न डिजर्ट के इमॉर्टल्स यहाँ रेयरली दिखाई देते हैं, क्योंकि वो जियोग्राफिकली ईस्टर्न सी से काफ़ी दूर है इसलिए। एक डेज़र्ट और पानी तो दूर-दूर तक रिश्ता नहीं है ना इनका, इसलिए। टोटल 5 रीजन हैं। सेंट्रल कॉन्टिनेंट सबसे पावरफुल, साउथर्न बॉर्डर में माउंटेन्स ही माउंटेन्स, नॉर्थर्न प्लेन्स में ज़्यादा बैटल्स होती हैं, बहुत ज़्यादा हैवी बैटल्स, और ईस्टर्न सी सबसे ज़्यादा रिच और रिसोर्स से भरा हुआ है। सी वेस्ट, मिनरल्स, प्रीशियस गू मटेरियल, इसलिए बाकी के रीजन्स के इमॉर्टल्स यहाँ आके लूट मार मचाते रहते हैं। नया-नया चांस ढूँढते हैं यहाँ लूटने का। ताइबनशन कहता है, आप दोनों का सपोर्ट मिला तो ईस्टर्न सी में काफ़ी प्रोग्रेस किया है। अब मेरी इमॉर्टल प्राइमेसी अनस्टेबल हो रही है। अर्थ टाइड का टाइम है। मैं इस चांस पे नॉर्थर्न प्लेन्स लौटना चाहता हूँ, ब्लेस्ड लैंड को वहाँ सेट करने के लिए। शार्क डीमन कहता है, ओह समझ गया। सू बाईमन मुस्कुराते हुए कहती है, अगर चाहो तो हम ड्रॉप कर देते हैं तुम्हें वहाँ तक। साइबर्शन कहता है हाथ हिला के, नहीं नहीं नहीं, ज़रूरत नहीं है। अर्थ टाइड से रीजनल वॉल वीक हो जाता है, लेकिन वहीं पे काफ़ी डेंजरस टाइडल फोर्स भी होती है। जैसे बहुत सारे वॉर्टेक्स होते हैं, यानी भवंडर टाइप के, वो इनविजिबल ट्रैप्स भी होते हैं। अगर एग्जैक्ट मैप नहीं पता तुम्हें, जाने का रास्ता नहीं पता, तो निकलना इम्पॉसिबल है। ताई बाई किसी को मतलब एक तरीके से अपने साथ ले जाने वाला नहीं था, क्योंकि रूट लीक हो जाता, यानी कोई रास्ता लीक हो जाता कि कहाँ से आया कहाँ से गया। ताई बंशेंग कहता है, नॉर्थर्न प्लेनेट जाके काम निपटा के अगले अर्थ टाइड में वापस आऊँगा, शायद कुछ दोस्तों को भी साथ ले आऊँ। शार्क डीमन हँस के कहता है, भाई ताई बाई के दोस्त हमारे भी दोस्त हैं, हम वेलकम करेंगे। ताई बाई अब यहाँ से चला जाता है। सू बाई मन टेलीपैथी से शार्क डीमन से कहती है, अर्थ टाइड के बीच निकलना बहुत रिस्की होता है, बिना कॉन्फिडेंस के कोई ऐसे रिलैक्स नहीं होता। उसके पास फुल प्रूफ रूट है, क्या हम फॉलो नहीं करेंगे? अगर उसका रूट मिल जाए तो हम भी नॉर्थर्न प्लेन्स जा सकते हैं, या ज़ॉम्बी अलायंस को बेच के पॉइंट्स कमा सकते हैं। शार्क डीमन फॉर्मली टोन में कहता है, नहीं, हर अर्थ टाइड के बाद रूट्स बदल जाते हैं। ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए लॉन्ग टर्म रिलेशन खराब करना नहीं है। हमें उसके साथ मैन एज़ बिफोर यूज़ करके अपना रिवाइवल प्लान सेट करना है। इसलिए सू बाईमन जो उसकी वाइफ़ थी, वो कहती है, ओके जैसा तुम कहो। वरना इसका प्लान तो ये था कि ये जो रास्ता है ना, इस रास्ते को पता कर लो, इस रास्ते का एक मैप बना के अपनी वो जो ज़ॉम्बी अलायंस है उसे बेच दो। लेकिन उसने मना कर दिया। शार्क डीमन ने सू बाई को गले लगाया और जेंटली उसे कंसोल करा। शार्क डीमन कहता है, देखो, यूलू ब्लेस्ड लैंड को अटैक करने में प्रोफाउंड आइस हाउस भी यूज़ हुआ है, लॉसेस भी हुए हैं, लेकिन हर किसी को कभी ना कभी हारना पड़ता है। हमारे पास अब भी रिवाइवल का चांस है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। शू बाईमन कहती है, ओ डियर। ईस्टर्न सी का व्यू वाइड था। स्काई और सी एक लाइन में मिल रहे थे। कभी-कभी तो कोई सीगल ऊपर से निकल जाता। ताई बानशेंग बिना रुके आसमान में उड़ता रहा। व्हाइट फॉक्स से उसका पूरा बॉडी कवर था। ये एक किलर मूव था जो स्पीड बढ़ाता था, लेकिन नॉइस नहीं करता था। एकदम जैसे वो उल्लू उड़ के जाता है ना, तुम्हें उल्लू का पता है ना कि जब भी कोई उल्लू उड़ता है यानी आउल उड़ता है तो कोई आवाज़ नहीं आती।
1% भी आवाज़ नहीं आती, वैसे टाइप से। फेंगयुआन का बैट विंग्स और आयरन क्राउन ईगल स्ट्रेंथ के सामने ये मूव वीक है, लेकिन ये मूव का प्लस पॉइंट ये है कि क्लाउड्स के अंदर छुप के फ्लाई कर सकते हैं, मॉर्टल्स को दिखाई भी नहीं देता है। अभी क्योस वॉर का टाइम नहीं आया था और तो मॉर्टल्स को इमॉर्टल के बारे में बस लेजेंड्स में ही पता था। ताई बाई एक आउटसाइडर था, इसलिए लो प्रोफाइल मेंटेन कर रहा था यहाँ पे। फेंगयुआन के प्लान के मुताबिक उसने पहले ही हाई शी ब्लैक लैंड के सी एरिया रिस्टोर किए थे, नाम कमाया था, फिर शार्ड डीमन से कनेक्ट हुआ था। यूलू ब्लेस लैंड के सभी अटैक्स में ताई बाई भी इन्वॉल्व था और शार्ड डीमन कपल ने उसे हमेशा अच्छा ट्रीट किया था क्योंकि उसके पास था मैन एज बिफोर इमॉर्टल गो। शार्क डीमन के पास टाइम एंचर इमॉर्टल गो भी था और जब दोनों का कॉम्बो होता तो रिवाइवल पॉसिबल था, पर उन दोनों ने कभी भी मैन एज बिफोर को छीनने की सोचा भी नहीं क्योंकि इमॉर्टल को चुराना आसान नहीं है अनलेस तुम थीविंग हेवन डीमन वनरेबल जैसे ना हो, क्योंकि वो तो चोरों का भी चोर था। डोंग फेंग चांग फेंग इतना वीक था, फेंगयुआन ने फुल कंट्रोल ले लिया था, अब सीन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। लेकिन एंड मोमेंट पे डोंग फेंग ने बस एक थॉट में खुद को सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया और एक भी इमॉर्टल को नहीं छोड़ा। यही दिखाता था कि इमॉर्टल को छीनना कितना डिफिकल्ट होता है। ताई बन काफ़ी देर से फ्लाई कर रहा था। अच्छा, मुझे लगा वो सीन शिफ्ट हो गया, लेकिन नहीं, अभी भी ताई बाई पे ही दिखा रहे हैं। वो फ्लाई कर रहा था, तभी उसने सी के सरफेस पे एक ग्रे लाइन देखी। पास जाके पता चला एक छोटा-सा इसलैंड है, यानी एक आइलैंड है। आइलैंड पे ना कोई स्प्लिट स्प्रिंग था, ना ग्रीनरी थी, बस एकदम अजीब-अजीब से पत्थर पड़े थे। लेकिन ताई बाई को फ़र्क नहीं पड़ा, उसके लिए तो बस टेम्परेरी एक बेस था। आइलैंड पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो दिक्कत भी नहीं होगी। ताई बाई इसलैंड पे गया और पहले अपनी गो फॉर्मेशन चेक की, कोई चेंजेस तो नहीं हुए और उसने चेक कर लिया अच्छे से। ये फॉर्मेशन बेसिक थे, एक मॉनिटरिंग के लिए था, एक बताने के लिए था कि आइलैंड ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है। चेक करते टाइम उसे 10 के आसपास नए गू वर्म्स मिले, सब इन्फॉर्मेशन पाथ के गू थे, जो मैसेज लेके आए थे। ताई बाई चाहे लो की था, यानी बहुत लो प्रोफाइल लगता था, लेकिन उसके पास टाइम पाथ हीलिंग इमॉर्टल गू था, इसलिए काफ़ी लोगों का अटेंशन उसको मिल गया था। मैसेज हर टाइप के लोगों से मिले थे, सुपर फोर्स, डेमोनिक पाथ, इमॉर्टल ज़ॉम्बीज़, लोन कल्टीवेटर्स, हर जगह से आए थे। ये अपना बेस में आराम से बैठा हुआ था, अच्छे से बेस को चेक करा कि कोई किसी ने मतलब ले तो नहीं रखा ये बेस, कहीं और कोई बंदा यहाँ पे बैठा तो नहीं है। चेक करने के बाद उसे पता चला कि कोई नहीं। अब जब वो वहाँ पे बैठा था उसके पास 10 से ज़्यादा मैसेज आए और हर मैसेज में कहीं न कहीं बड़े-बड़े फोर्सेस, कोई लोन कल्टीवेटर, कोई डेमोनिक पाथ, कोई सुपर फोर्स, हर जगह से आया था। तो अब वही थी चीज़ें। कुछ लोग हेल्प माँग रहे थे और कुछ बस रिलेशन बनाना चाहते थे फ्यूचर के लिए। ताई बाई सॉफ्ट नेचर का था और टाइम पाथ के 2 इमॉर्टल गू के साथ ईस्टर्न सी में काफ़ी पॉपुलर हो गया था। गू बॉम्ब कलेक्ट करने के बाद ताई बाई एक छोटी-सी केव में गया, बस एक टेम्परेरी जगह थी सिंपल सी। वहाँ पे उसने सबको इंडिविजुअली रिप्लाई दिया, पोलाइटली, और सब इन्विटेशन से मना कर दिया। फिर उसने मतलब थोड़ा सोचने लगा। ताई बाई कहता है, मैं स्टारगेट ओपन करके ईज़िली हू इमॉर्टल बेसलैंड जा सकता हूँ, लेकिन अगर अभी कर दिया तो दिक्कत हो सकती है। उसकी हर मूव पे लोग नज़र रख रहे थे। अगर डायरेक्टली टारगेट ओपन करता तो सारी स्ट्रैटेजी वेस्ट हो जाती। उससे पहले फेक दिखावा करना पड़ेगा, जैसे वो रीजनल वॉल की तरफ जा रहा हो, फिर टारगेट क्वाइटली यूज़ करेगा। मीनवाइल हू इमॉर्टल बेस्टलैंड में फेंगयुआन 3 दिन से विज़डम पाथ इनहेरिटेंस स्टडी कर रहा था बिना रुके। उसके दिमाग में हज़ारों थॉट्स एकदम आ रहे थे। फेंगयुआन सोच में कहता है, डोंग पेंग चांग फेंग काफ़ी टैलेंटेड था। ये इनहेरिटेंस में डिडक्शन बेस्ड है, बैटल के लिए नहीं है। लेकिन फिर भी उसने मैरिड स्टार फायरफ्लाइज जैसे किलर मूव क्रिएट किया, जो ऑफेंसिव फॉर्म में ऑलमोस्ट परफेक्ट बन गया। ये मूव्स इस पूरे इनहेरिटेंस का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक था, मतलब पूरे इनहेरिटेंस में सबसे पावरफुल मूव यही है। फेंगयुआन का नेचर एग्रेसिव था, इसलिए सबसे पहले उसने ऑफेंसिव पावर पे फोकस करा। मैरिड स्टार फायरफ्लाइज ने उसे इम्प्रेस्ड कर दिया था। इस मूव का बेस था स्टार थॉट गो। हर फायरफ्लाई के अंदर एक स्टार थॉट होता था, लेकिन इसका कॉस्ट भी इंसेन था। सिर्फ इमॉर्टल एसेंस ही नहीं, बल्कि गो इमॉर्टल के अंदर के विजडम पाथ दाओ मार्क्स भी कंज्यूम होते थे। फेंगयुआन के पास स्ट्रेंथ पाथ दाओ मार्क्स थे और डोंग पेंग के पास विजडम पाथ के दाओ मार्क्स थे। ये मूव यूज़ करने पे मिनिमम 16 दाओ मार्क्स कंज्यूम हो जाते थे। और दाओ मार्क्स मिलते कैसे हैं? मोस्टली हेवनली ट्रिबुलेशन और अर्थ कैलेमिटीज पास कर, अगर तुम पास करोगे तो तुम्हें दाओ मार्क मिलेंगे, और वो भी रेयर क्वांट मतलब रेयर ही मिलते हैं ज़्यादा क्वांटिटी में, वरना कम ही मिलते हैं। 1, 2, 3 ऐसे ही मिलते हैं, इतने नहीं मिलते जितने यहाँ पे बताया जा रहा था। जितना बड़ा ट्रिबुलेशन उतना ज़्यादा दाँव मार्क मिलेगा, और अभी तो समझ ही रहे होगे। ऊपर से फेंगीवान को तो भाई स्ट्रेंथ पाथ वाले दाँव मार्क मिलते हैं, और उसे विज़डम पाथ वाले भी शायद मिले या नहीं मिले इतना नहीं पता। लेकिन वैसे वो स्ट्रेंथ पाथ का है तो उसके पास स्ट्रेंथ पाथ के दाँव मार्क मिलते हैं। तो अब आगे देखेंगे।
मैरिड स्टार फायरफ्लाई जब भी यूज़ होता मिनिमम 16 दाव मार्क्स लगते थे, कोई अपर लिमिट नहीं थी। जितने ज़्यादा पावर या रेंज उतने ज़्यादा दाव मार्क्स बर्न होते थे। इस मूव की पावर डेंजरस थी, बैटलफील्ड बन जाता था जिसे तोड़ना मुश्किल होता था। एनिमी गो इमॉर्टल के थॉट खुद स्टार थॉट बन जाते थे और वहीं पे उन पे ही अटैक करने लग जाते थे, यानी एनिमी के अंदर ही एनिमी पे अटैक हो जाता था। समझो खुद पे ही अपने पैर से कुल्हाड़ी मारने जैसा महसूस होता था या खुद को ही चाकू से काट लेना ऐसा होता था अगर ये अटैक कर दिया किसी के ऊपर उसको लग गया तो। फेंगयुआन ने जब इस मूव का सीक्रेट समझा तो उसे डोंग फेंग का बिहेवियर भी क्लियर हो गया। वो हमेशा पहले प्लानिंग करता था, मैरिड स्टार फायरफ्लाइज सिर्फ तभी यूज़ करता जब कोई और ऑप्शन नहीं बचता था क्योंकि इसका कॉस्ट इंसेन था। दाव मार्क खत्म हो जाते थे जो बाद में रिकवर नहीं होते। रिकवर करने का एक ही तरीका है कि तुम दाव मार्क या तो वो जो ईटिंग वाला गू नहीं है फेंगयुआन के पास, जो खाना खा के उसके पास दाव मार्क्स आ जाते हैं, या तो वो गू यूज़ कर लो या तो भाई हेवनली ट्रिबुलेशन या आर्थिक कैलेमिटी फेस करो तब जाके होगा, दाव मार्क मिलेंगे। फेंगयुआन सोचता हुआ कहता है ये मूव मेरी किलर मूव मैरिड सेल्फ के लेवल का है, लेकिन मेरी मूव में और अपग्रेड की स्पेस है, इसलिए मैरिड स्टार फायरफ्लाई उससे कम्पीट नहीं कर सकती। यानी कहना चाह रहा था कि जो मेरा मूव है यानी फेंगयुआन का जो किलर मूव है ना वो पैंथम वाला, जायंट हाथ वाला, और जो पैंथम बन जाते हैं बहुत सारे, तो वो जो मूव है ना वो आगे जाके अपग्रेड किया जा सकता है और ज़्यादा। इसलिए कहना चाह रहा है कि मेरा तो भाई और पावरफुल हो जाएगा और ये मेरे मूव के बराबर है, लेकिन ये वाला जो मूव है इसका डोंगफेंग का फायरफ्लाइज वाला, तो ये वाला आगे अपग्रेड नहीं होगा, ये लिमिट है इसकी, यानी यहीं पे इसकी लिमिट थी। फेंगीवान के पास विज़डम पाथ के दाव मार्क्स नहीं थे, तो ये मूव यूज़ करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था और इस मूव के लिए 3 विज़डम पाथ इमॉर्टल को चाहिए होते हैं। फेंगीवान के पास एक भी नहीं था। जब डोंगफेंग हारा था, उसने अपने सारे इमॉर्टल गू को सेल्फ डिटोनेट कर दिया था। फेंगीवान को कुछ नहीं मिला था। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट गू यहाँ पे क्या था? स्टार थॉट इमॉर्टल गू, वही चला गया था। इनहेरिटेंस में उसका रेसिपी दिया गया था, साथ ही पास्ट फेलियर और रिफाइनमेंट एक्सपीरियंस भी लिखा हुआ था। अगर फेंगीवान के पास ये इमॉर्टल गू होता तो उसे बार-बार मॉर्टल स्टार थॉट को कलेक्ट करने नहीं पड़ते। इनहेरिटेंस के हिसाब से एक ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस से 1 लाख स्टार थॉट बनते थे। फेंगयुआन के पास विज़डम पाथ दाव मार्क्स नहीं थे, इसलिए उसका आउटपुट लो होता था। जैसे स्ट्रेंथ पाथ दाव मार्क्स उसकी जायंट हैंड मूव की जो पावर थी उसे 20% बूस्ट करते थे। नॉर्मल गू इमॉर्टल के पास इतने दाव मार्क्स होते हैं कि वो अपने इमॉर्टल गू की पावर को 2, 5 या 10 गुना या 100 गुना तक बूस्ट कर लेते हैं। ये ही रीज़न है कि रैंक 7 और रैंक 8 के बीच इतना ह्यूज गैप होता है। हाई लेवल ट्रिबुलेशन और मोर दाव मार्क्स, यानी जो रैंक 8 के बंदे होते हैं ना उनके पास ज़्यादा दाव मार्क्स होते हैं। इस वजह से वो पावरफुल होते हैं, बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होते हैं क्योंकि उनके पास बहुत ही सारे दाव मार्क्स होते हैं इसलिए। और दाव मार्क्स ही तुम्हारी जो पावर है उसे बूस्ट करता है। अगर फेंगयुआन के पास स्टार थॉट इमॉर्टल गू होता तो रिडक्शन ईज़ी हो जाती। उसे हर स्टार थॉट गू का इतना टाइट यूसेज प्लान नहीं बनाना पड़ता, यानी इतना कुछ जो बकैती करता रहता है कि ये नेस्ट बनाया, वो नेस्ट बनाया, उसके अंदर से गू निकाले, फिर वहाँ से गू निकाले, 10 जगह से गू जमा करे, तब जाके 50-60 हज़ार स्टार थॉट मॉर्टल लेवल के गू हो पाए। फिर उनको यूज़ करा तो एक ही बार में 10,000 गू खत्म हो गए, फिर 20,000 खत्म हो गए, यानी बहुत ज़्यादा कंज़्यूम होते थे। लेकिन सोचो अगर एक इमॉर्टल बीट दे दिया, यानी एक इमॉर्टल एसेंस बीट दे दिया और तुम्हारे पास स्टार थॉट मॉर्टल वाला नहीं इमॉर्टल लेवल वाला गू है, तो भाई 1 लाख बन जाएँगे अपने आप एक ही बार में, तो कितना बढ़िया होता। इसलिए उसके पास अभी काफ़ी वेल्थ है, उसे तो अफ़ोर्ड कर सकता है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इमॉर्टल को रिफ़ाइन करने के लिए उसके पास इनफ रिसोर्स नहीं है। वेल्थ है लेकिन रिसोर्स नहीं है। इमॉर्टल को बनाने के लिए मल्टीपल अटेम्प्ट्स चाहिए होते हैं क्योंकि सक्सेस रेट लो होता है और मटेरियल्स एक्सट्रीमली रेयर और एक्सपेंसिव होते हैं। डोंगफेंग जैसे जीनियस के पास भी फुल पावर पे सिर्फ 8 इमॉर्टल गो थे, उसमें भी कुछ विज़डम पाथ के नहीं थे, यानी कुछ-कुछ ही अलग-अलग पाथ के गो थे, विज़डम पाथ के बहुत कम। ओल्ड सेक्टर शूहू और लेडी वान शाओ जैसे बड़े प्लेयर्स उन्होंने भी एक रैंक 8 गू बनाने के लिए अपनी पूरी सेविंग झोंक दी थी। फेंगयुआन के लेवल पे अभी इमॉर्टल को रिफाइन करना ड्रीम जैसा था। स्टार थॉट के अलावा एक और किलर मूव पे फेंगयुआन की नज़र गई थी जिसका नाम था स्टार फॉग कंसीलमेंट। ये मूव एक मिस्टिक स्टारलाइट लेयर क्रिएट करता है जिसमें गो इमॉर्टल की आइडेंटिटी और प्रेजेंस छुप जाती है। सरफेस लेवल पे लगता है बस कंसीलमेंट है, लेकिन एक्चुअल में ये मूव हेवन के सीक्रेट में भी गो इमॉर्टल का नाम छुपा देता है। अरे भाई साहब, यानी एकदम डीप लेवल पे छुपा देगा। हो सकता है क्या पता हेवनली वो जो हेवनली कोर्ट है उसमें जो ओवरसीइंग टावर है उसमें भी छुप जाए, हो सकता है। वैसे तो वो सब कुछ देख लेता है, लेकिन क्या पता, इसने बोला ना हेवन के सीक्रेट तक छुपा देता है, हेवन को भी नहीं पता चलता।
तो हो सकता है क्या छुपा दें। जब दूसरे लोग डिटेक्शन करते हैं तो उन्हें ब्लर्ड इन्फो दिखती है, कुछ यूज़फुल नहीं मिलता। अच्छा दिखते हैं लेकिन ब्लर-ब्लर दिखता है, जैपनीज़ छोड़ो। ये इफ़ेक्ट कुछ हद तक डार्क लिमिट इमॉर्टल गू जैसा है। बस डिफ़रेंस ये था कि डार्क लिमिट में गू इमॉर्टल इग्नोर हो जाता है और स्टार फॉग में डिडक्शन कन्फ्यूज़ हो जाती है। इस मूव को ज़्यादा यूज़ नहीं किया गया था। इनहेरिटेंस में भी इसके एक्सपीरियंस रिकॉर्ड काफ़ी लिमिटेड थे क्योंकि विज़डम पाथ गू इमॉर्टल की इमॉर्टल्स की कम होते हैं और उनके बीच प्लॉटिंग और काउंटर प्लान भी कम होते हैं इसलिए। यानी एक तो वैसे ये लोग बहुत कम होते हैं विज़डम पाथ वाले, तो एक तरीके से इस गू को बनाना तो कौन ही बनाएगा? ऊपर से इतने कम लोग तो नहीं बनाया किसी ने भाई। अब देखेंगे आगे पता चलेगा। फेंग युआन के लिए इनहेरिटेंस काफ़ी काम की थी। उसका मेन मोटिव यही था कि विज़डम पाथ गो इमॉर्टल्स से बचना है और अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना है। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ये इमॉर्टल किलर मूव चलाने के लिए 2 विज़डम पाथ इमॉर्टल को चाहिए होते थे और फेंग युआन के पास इमॉर्टल को रिफाइन करने का पैसा ही नहीं था। पूरे इनहेरिटेंस से स्कैन करने के बाद सिर्फ एक पार्ट उसके काम का निकला, एनिमी विल्स को हैंडल करना। इसमें सब कुछ था। एनिमी विल से डिफेंड कैसे करना है, उन्हें पहचानना कैसे है, कंट्रोल कैसे करना है, उनसे बचना कैसे है, उनसे उन पे अटैक भी क्या करना है, सब कुछ था। यानी मोयाओ का काम तो खत्म। फेंग युआन ये क्यों सीखना चाहता था? क्योंकि उसके पास था मोयाओ की विल, जैसा मैंने बोला मोयाओ। मोयाओ एक इंकमैन थी, रिफाइनमेंट पाथ एक्सपर्ट, बो क्विंग की लवर और स्पिरिट एफिनिटी हाउस की फेरी भी थी। उसके पास काफ़ी वैल्यूएबल सीक्रेट थे। सबसे बड़ी चीज़ रेड लोटस डीमन वनरेबल की इनहेरिटेंस का क्लू था। खतरनाक। फेंग युआन के स्प्रिंग ऑटम सिगारडा भी रेड लोटस डीमन वनरेबल का ही था, इसलिए उसके लिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट थी। लेकिन विल्स को सर्च करना सोल से ज़्यादा मुश्किल होता है। सोल सर्च सब कर सकते हैं, लेकिन विल को सर्च करना सिर्फ विज़डम पाथ के एक्सपर्ट ही कर सकते हैं। ताई बशेंग वापस आया, तब तक फेंग युआन डांगहुन पैलेस में विल सर्चिंग सीख रहा था। ताई बाई ने कहा, जूनियर ब्रदर सब ठीक है, काफ़ी प्रेशर था ईस्टर्न सी में, अब जाके रिलैक्स्ड फील हो रहा है। फेंग युआन उसके कपड़े देखकर कहता है, तू तो इंजर्ड लग रहा है। ताई बंशन कहता है, डायरेक्ट स्टारगेट यूज़ नहीं कर सकता था, लोग मुझे ट्रैक कर रहे थे, इसलिए रीजनल वॉल का ड्रामा किया। अर्थ टाइड का असली टेरर देखने मिला। मेरे किलर मूव भी काम नहीं आए। 9 क्लाउड्स रिंग एकदम जो अच्छे से प्रॉपर वर्क नहीं करा, एकदम पेपर जैसा लग रहा था। और छोड़, ये सब छोड़, तू अपना बता यार, कुछ गेन हुआ क्या? कुछ फ़ायदेमंद चीज़ हुई? फेंग युआन बस हँसा। ऑब्वियसली उसने डोंग फेंग चांग फेंग को मार दिया था, ये बताने का कोई सीन ही नहीं था। एक तरीके से क्या बोलेगा वो, बोला नहीं उसने। फेंग युआन ने कुछ पार्ट्स हाइड किए लेकिन मोस्टली सच बताया। ताई बाई ने सुना और डोंग फेंग की इंटेलिजेंस जो थी उससे इम्प्रेस भी हो गया। ईस्टर्न सी में ताई बाई काफ़ी पॉपुलर हो रहा था। लोग उससे कंपेयर करने लगे थे फेरी लीशान से। फेरी लीशान से कर रहे हैं? ताई बाई पॉपुलर हो रहा है और लोग उसे कंपेयर कर रहे हैं फेरी लीशान से? ताइबा ने बात की यूलू ब्लेस लैंड की। शार्क डीमन ने कई बार अटैक किया लेकिन अंदर तक घुस ही नहीं पाया। फेंग युआन कहता है, फेरी यूलू रैंक 8 थी, पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वनरेबल की डिसिपल, ब्लेस लैंड स्ट्रॉन्ग है और उसमें बहुत सारे लेयर्स होते हैं। फेंग युआन कहता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, एक ब्लेस लैंड की पावर का मेन फैक्टर होता है दाव मार्क की क्वांटिटी। ताई बाई ये सुन के शॉक हो गया। उसके लिए ये तो एक एनलाइटमेंट जैसा था, यानी एकदम कुछ नया ही था, एकदम हिल गया सुन के। ताई बंशेंग कहता है, प्लीज़ और बताओ। फेंग युआन कहता है, ओल्ड बाई, तुझे पता है ये लाइन, मैन इज़ द स्पिरिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, गू आर द एसेंस ऑफ हेवन एंड अर्थ। ताई बाई इंशेंग चेयर पे बैठा और थोड़ा शॉक्ड हो गया, फिर हंसी छोड़ के कहता है, जूनियर ब्रदर तू मेरा मजाक उड़ा रहा है क्या? ये लाइन तो मैंने कितनी बार सुनी है। जब से कल्टीवेशन स्टार्ट किया है तब से मेरे कान में बजती आई है। इवन नॉर्मल लोग भी इसे प्रेस करते हैं, इससे फेमिलियर हैं। फेंगयुआ ने सर हिलाया, उसके टोन में थोड़ा सा एरोगेंस था। वो कहता है, ये फेज़ का ओरिजिन ह्यूमन हिस्ट्री के पहले रैंक 9 गो इमॉर्टल्स से है। ये प्रिमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वनरेबल ने बोला था। उसने सेंट्रल कॉन्टिनेंट का हेवनली कोड बनाया था जो आज तक सर्वाइव कर रहा है। कई एरा बीत गए लेकिन कभी टाइम के सामने नहीं गिरा। ये लाइन बहुत ही ब्रिलियंट है। ये गो मास्टर कल्टीवेशन का गोल्डन रूल है। पुराने टाइम से पास होती हुई आई है। इवन रेंजू से ज़्यादा पॉपुलर है। बट मेरे ओपिनियन में ये फ्रेज उतनी ब्रिलियंट नहीं है। मैं इससे एक वर्ड में समराइज़ किया है, जिसे मैं अगर एक लाइन में कहूँ तो वो है दाओ। ताई बर्नशेंग ने सुना, अपना बॉडी सीधा कर लिया, उसकी आंखों में शाइन आ गया। फिर वो कहता है, प्लीज़ एनलाइटमेंट मी, यानी मुझे समझाओ। और बिल्कुल मैं भी यही कह रहा हूँ, मुझे भी समझाओ। फेंगयुआ ने धीरे से बोला, मैन इज़ द स्पिरिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स,
सब लिविंग बीइंग्स में ह्यूमन की इंटेलिजेंस और अंडरस्टैंडिंग पावर सबसे ज़्यादा होती है। हम हेवन और अर्थ को समझ सकते हैं और ग्रेट डाउ को फील कर सकते हैं। गू आर द एसेंस ऑफ हेवन एंड अर्थ। ये लिविंग बीइंग्स में काफ़ी यूनिक होते हैं। गू वॉर्म के बॉडी में थोड़ी ग्रेट डाउ की ट्रेसेस होती हैं, जबकि इमॉर्टल गू के पास फ्रेगमेंट ऑफ ग्रेट डाउ होती हैं। इसलिए इन्हें हेवन और अर्थ का एसेंस बोला जाता है। फेंगयुआन आगे कहता है, दाओ क्या है? जैसे पानी नीचे की तरफ फ्लो करता है, इंसान भूख से मर जाता है, पेड़ बारिश और खाद से ग्रो करता है, ये सब एक दाव है। गू मास्टर जब गू वर्म का यूज़ करते हैं, जैसे आग जलाना, पानी को ऊपर फ्लो करना, बिजली को शूट करना, या कोई चोट लग जाती है तो उसको हील करना, ये सब भी एक दाव है। फेंगयुआन कहता है ह्यूमंस गू को नरिश करते हैं, यूज़ करते हैं, रिफाइन करते हैं। बेसिकली गू वर्म का यूज़ करके हेवन और अर्थ की पावर को दिखाते हैं, जी के भी दिखाते हैं, बढ़ के भी दिखाते हैं। वो वर्ल्ड के लॉस को समझने लगते हैं। जब कोई गो मास्टर इमॉर्टल बनता है, उसका प्राइमेसी इमॉर्टल प्राइमेसी बन जाता है। उसकी बॉडी पे दाव मार्क्स एनग्रेव होने लगते हैं। तो कह सकते हैं जब गू वर्म का नरिश करते हैं, वो दाव को नरिश कर रहे हैं। जब यूज़ करते हैं तो दाव का यूज़ कर रहे हैं। जब रिफाइन करते हैं तो दाव को ही रिफाइन कर रहे हैं। फेंगयुआन कहता है गो मास्टर्स अलग-अलग पाथ के होते हैं, स्ट्रेंथ पाथ, फायर पाथ, टाइम पाथ, पॉइजन पाथ, ये सब पहले के लोगों ने बनाए हैं। एक अननोन पाथ पे चल के खुद का कल्टीवेशन पाथ क्रिएट करके। फेंगयुआन कहता है सो बेसिकली जब गो मास्टर कल्टीवेट करते हैं तो वो एक्चुअली दाव को कल्टीवेट कर रहे होते हैं। ताई बहन शंग ने ये लाइन दोहराई, जब गो मास्टर कल्टीवेट करते हैं तो वो एक्चुअली दाव को कल्टीवेट करते हैं। वो चेयर पे बैठा हुआ था, उसका चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया। उसने सोचना स्टार्ट करा। जितना ज़्यादा वो रिपीट करता गया, उतना ही उसे फेंगयुआन की कंक्लूज़न की जो ब्रिलियंस थी, उसे समझ आया। उसे लगा जैसे क्लाउड्स हट गए हों और वो स्काई बिल्कुल क्लियर हो गया हो। इस पॉइंट पे फेंगयुआन ने फिर से बोला, चलो अब बात करते हैं एक गो इमॉर्टल के कल्टीवेशन की फाउंडेशन के बारे में। इमॉर्टल प्राइमेसी ये ब्लेस्ड लैंड या ग्रोटो हेवन होती है। एक छोटे वर्ल्ड जैसे दाव मार्क्स होता है, यानी एक छोटा दाव होता है। बट ये दाव फुल वर्ल्ड जैसा नहीं होता, बस एक दाव मार्क के फॉर्म में होता है। फेंगयुआन कहता है मेरा हु इमॉर्टल बेस्ट लैंड एग्जाम्पल के लिए ले लो। इसमें बेसिक टाइम पाथ दाव मार्क्स हैं। इस वजह से ये टाइम रिवर का एक ट्रिब्यूटरी खींच सकता है, यानी एक हिस्सा खींच सकता है। और ब्लेस्ड लैंड में टाइम एग्जिस्ट करता है और टाइम फ्लो करता है। इसमें काफ़ी सारे स्पेस पाथ दाव मार्क्स भी हैं। इस वजह से ये काफ़ी बड़ा है। नॉर्थ एरिया के लॉस के बाद भी काफ़ी बड़ा ही है। हु इमॉर्टल लैंड स्पीड फ्रीली टेलीपोर्ट भी कर सकती है। बट जहाँ कम स्पेस के दाव मार्क्स होते हैं, वहाँ एरिया छोटी होती है और लैंड स्पीड टेलीपोर्ट नहीं कर सकती। फेंगयुआन कहता है इसमें सबसे ज़्यादा एंस्लेमेंट पाथ के दाव मार्क्स हैं। इस वजह से ये फॉक्सेस को मतलब बड़ा कर सकते हैं, पाल सकते हैं, उसमें हेल्प करता है। और ऐसे बीस्ट ग्रुप को एन्स्लेव करने में भी हेल्प करता है, जो फॉक्सेस जैसी बॉडी वाले होते हैं। डेसोलेट बीस्ट का ग्रोथ भी प्रमोट करता है। ताई बानशंग ने सर हिला के कहा, बिल्कुल सही मेरे ताई भाई। ब्लेस लैंड में सबसे ज़्यादा टाइम पाथ के दाव मार्क्स हैं, इसलिए वहाँ टाइम रिसोर्स काफ़ी हैं। बाहर का एक दिन वहाँ के 33 दिन के बराबर होता है। अर्थ पाथ दाव मार्क्स सबसे कम है, इसलिए वहाँ माउंटेन्स नहीं हैं और सॉइल भी एकदम इनफर्टाइल है। स्पेस पाथ दाव मार्क्स एवरेज हैं, इसलिए एरिया छोटी है, बट स्काई काफ़ी हाई है। ये बोलते वक्त काफ़ी एक्साइटेड था, उसकी आंखों में एक नई अंडरस्टैंडिंग चमक गई थी। फेंगयुआन ने कंटिन्यू करा, इसलिए मैंने कहा था एक ब्लेस्ड लैंड की ऑफेंस और डिफेंस सिर्फ एक ही चीज़ पे बेस्ड होती है, उसके अंदर कितने और कैसे दाव मार्क्स हैं। फेंगयुआन कहता है ब्लेस्ड लैंड एक छोटी दुनिया होती है, तो फिर वो एनिमीज़ को रेस्ट्रिक्ट कैसे करती है या उनके गोवॉर्म को सील कैसे करती है? रीज़न ये है, ब्लेस्ड लैंड में बहुत सारे दाव मार्क्स होते हैं। जैसे एक तालाब मॉर्टल गू में दाव मार्क्स का ट्रेस होता है। जैसे एक बूंद पानी या एक चिंगारी, तालाब में एक बूंद पानी जाए तो तुरंत मिल जाता है, एक चिंगारी जाए तो बुझ जाती है। तो जब ब्लेस्ड लैंड के दाव मार्क्स एक्टिवेट होते हैं तो हेवनली पावर बन जाता है और मॉर्टल गू अपना इफेक्ट खो देते हैं। एक तरीके से ऐसा बोला जाए कि तुम्हारे पास जो आग है यार, बेसिकली क्या है ना, जो ब्लेस्ड लैंड है ना, उसके अंदर जो हेवनली पावर है वो बहुत ज़्यादा है।
वो जो दाव मार्क्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, इसकी वजह से वहाँ की पावर ज़्यादा है। और जो तुम्हारे गू होते हैं ना, वो जो गू वर्म्स होते हैं मॉर्टल लेवल के, वो मॉर्टल लेवल के गू भी एक दाव से ही बने होते हैं, दाव मार्क्स से ही बने होते हैं। लेकिन उसमें बहुत ही सारे कम दाव मार्क्स होते हैं, यानी बहुत कम दाव मार्क्स होते हैं। तो भाई इतनी बड़ी ऐसा मान लो, इतने बड़े एक एक महासागर के अंदर एक तुम छोटा-सा पत्थर फेंकोगे तो क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा? पत्थर को उठा के वापस फेंक देगा बाहर वो महासागर। एक तरीके से यही होता है कि एक छोटा-सा पत्थर थोड़ी ना कोई इफ़ेक्ट डाल पाएगा। और इमॉर्टल गू अलग चीज़ होती है भाई, इमॉर्टल गू के ऊपर अप्लाई नहीं होता है। इमॉर्टल गू तो बहुत बड़े पहाड़ जैसा है, तो फेंकोगे तो इफ़ेक्ट आएगा ही वो सागर के अंदर, है ना? इसलिए। फेंगयुआन कहता है लेकिन इमॉर्टल गू को ब्लेस्ड लैंड रेसिस्ट क्यों नहीं करता? यानी रेस्ट्रिक्ट क्यों नहीं करता? यानी उस पे क्यों नहीं वो एक पावर अप्लाई होती? क्योंकि इमॉर्टल गू एक लॉ फ्रेगमेंट है, ये यूनिक होते हैं। जैसे एक रॉक को तालाब में डालो तो जितना भी सरफेस रिपल करे, रॉक का जो एंट्री था स्टॉप नहीं हो सकता। लेकिन हाँ, उसे सील नहीं कर सकते, पर सप्रेस कर सकते हो। जब इमॉर्टल गू को बैटल में ब्लेस्ड लैंड के अंदर यूज़ किया जाता है, तो उसका पावर या तो वीक हो जाता है या तो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, डिपेंड करता है ब्लेस्ड लैंड के दाव मार्क्स पे। फेंगयुआन कहता है अब गो इमॉर्टल्स की बात करें, जब किसी ब्लेस्ड लैंड में घुसते हैं, उन्हें भी दाव मार्क्स सप्रेस करते हैं, बट गो इमॉर्टल के पास इमॉर्टल बॉडी होती है, जो मॉर्टल्स से अलग होती है। इमॉर्टल बॉडीज़ क्या होती हैं? सिंपली वो बॉडीज़ जिसमें दाव मार्क्स कर्व्ड होते हैं, यानी लगे होते हैं, चिपके होते हैं। जब गो इमॉर्टल ब्लेस्ड लैंड में एंटर करता है, जितने ज़्यादा दाव मार्क्स ब्लेस्ड लैंड में होंगे, उतनी ही ज़्यादा सप्रेशन होती है, और जितने ज़्यादा दाव मार्क्स गो इमॉर्टल की बॉडी पे होते हैं, उतनी कम सप्रेशन उसे फ़ील होती है। फेंगयुआन की पास्ट लाइफ में वो ब्लड पाथ गो इमॉर्टल था। वो कई इमोरियल 9 हेवंस के फ्रेगमेंट वर्ल्ड में नहीं जा सकता था, क्योंकि उन वर्ल्ड्स में दाव मार्क्स बहुत कम थे। उसकी बॉडी के दाँव मार्क्स से कम। अगर वो जाता तो जैसे टाइगर रैबिट के केज में घुस गया हो, फ्रेगमेंट वर्ल्ड एक्सप्लोड हो जाता, दाँव मार्क्स डिस्ट्रॉय हो जाते और एसिमिलेशन वाइंड्स हर जगह फैल जाती और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देती। और एक एग्ज़ाम्पल ले लो, डीमंस और डोंगफेंग चांगफेंग जेड पूल ब्लेस्ड लैंड में फाइट कर रहे थे। डोंगफेंग चांगफेंग ने अपना टेरिटोरियल एडवांटेज यूज़ करा और गो इमोर्टल्स के मॉर्टल गो को यूज़ होने ही नहीं दिया। बट वो उनके इमॉर्टल किलर मूव को सील नहीं कर पाया, क्योंकि जेड पूल ब्लेस्ड लैंड एक पब्लिक ब्लेस्ड लैंड था। हाँ, इसमें दाव मार्क्स ज़्यादा थे, बट बहुत सारे मिक्स थे, यानी बहुत सारे लोगों से कुछ-कुछ हिस्से लिए गए थे ना, इसलिए बहुत सारे मिक्स दाव मार्क्स थे। डोंगफेंग सिर्फ उस ब्लेस्ड लैंड का पार्ट कंट्रोल कर पाता था, जिसमें उसका कंट्रीब्यूशन था, इसलिए उसका पावर लिमिटेड था। और वो इवन फ्लाइंग गो इमॉर्टल को ग्राउंड पे लैंड भी नहीं करवा पाया। सब गो इमॉर्टल्स के पास फ्लाइंग के इमॉर्टल किलर मूव नहीं होते, बट गो इमॉर्टल की बॉडी पे दाव मार्क्स होते हैं, इसलिए वो ब्लेस्ड लैंड के सप्रेशन को रेसिस्ट कर लेते हैं। डेमोनिक पाथ गो इमॉर्टल्स को मॉर्टल किलर मूव काट जैसे जो डेमोनिक पाथ के गो इमॉर्टल्स के मॉर्टल किलर मूव काट डोंगफेंग पे कोई भी असर नहीं हुआ, बट जो मूव उन्होंने अपनी बॉडी पे यूज़ किए, वो काम कर गए। यानी एक तरीके से उसने डोंगफेंग चांगफेंग पे अटैक करा, वो तो काम नहीं करेगा मॉर्टल वाले, लेकिन उन्होंने क्या करा, जो मॉर्टल वाले चीज़ें थी, यानी मॉर्टल वाले गू-वर्म थे, बाहर अटैक करने की जगह अपनी ही बॉडी पे यूज़ कर लिया। यानी जैसे कोई डिफेंस बनाना हो तो अपनी बॉडी पे बना रहे हैं ना, तो यूज़ कर लिया, हो गया यूज़। अपनी बॉडी पे स्पीड बढ़ा ली, भागने में स्पीड बढ़ा ली, कुछ करने में स्पीड बढ़ा ली, तो वो हो गया। वो कर पाए वो लोग। तुम्हें समझ आ गया होगा दाव मार्क्स का क्या खेल है ना? जब दाव मार्क्स बहुत ज़्यादा हैं, तो तुम्हारा जो गू है, यानी अगर मॉर्टल लेवल का है, तो भाई वो एक तरीके से सप्रेस हो जाएगा, क्योंकि भाई ब्लेस्ड लैंड के अंदर ज़्यादा दाव मार्क्स होते हैं, तुम्हारे गू के पास कम है, क्योंकि मॉर्टल लेवल का है। इसलिए वो कुछ नहीं कर पाता, एकदम बच्चा बन के रह जाता है, क्योंकि उसके सामने एक पहाड़ होता है, उसे वो कैसे सप्रेस कर पाएगा? इसलिए मॉर्टल गू काम ही नहीं कर पाता। लेकिन इमॉर्टल गू उसके अंदर लॉ का फ्रेगमेंट होता है, ऊपर से उसमें दाव मार्क्स तगड़े लेवल के होते हैं, इसलिए उसके ऊपर ये जो ब्लेस्ड लैंड होता है, वो ज़्यादा सप्रेशन नहीं कर पाता। सप्रेस कर पाता है, लेकिन ज़्यादा नहीं कर पाता। इसलिए वो बात होती है दाव मार्क्स पे, कौन-सा दाव मार्क है। सेम दाव मार्क होगा तो ज़्यादा सप्रेस कर पाएगा, अलग वाला दाव मार्क होगा तो कम सप्रेस कर पाएगा। यानी स्ट्रेंथ पाथ का बंदा टाइम पाथ के ब्लेस्ड लैंड के अंदर घुस गया, तो भाई टाइम पाथ वाले बंदे को तो दिक्कत आएगी, वो इमॉर्टल गू भी यूज़ करेगा ना टाइम पाथ वाला, तो भी भाई सप्रेस हो जाएगा उसका, ज़्यादा इफ़ेक्ट दिखाएगा, लेकिन ज़्यादा नहीं दिखा पाएगा, क्योंकि दाव मार्क्स सेम होंगे तो ज़्यादा प्रेशर उस पे बनेगा। लेकिन स्ट्रेंथ पाथ वाला इमॉर्टल को यूज़ करेगा ना, तो भाई भले दाव मार्क्स उस पे भी हैं, इस पे भी हैं, लेकिन भाई स्ट्रेंथ पाथ वाला मैच थोड़ी ना कर रहा है, इसलिए स्ट्रेंथ पाथ वाले पे ज़्यादा सप्रेशन नहीं होगा, वो अपनी ज़्यादा पावर दिखा पाएगा ब्लेस्ड लैंड के अंदर। तो ये वाला सीन समझ गए होंगे, और बॉडी के अंदर भी हमारे दाव मार्क्स होते हैं, तो समझ ही गए होंगे, नहीं समझे तो एक बार दोबारा देख लेना, सुन लेना, समझ आ जाएगा।
ताइबन शेंग को ज़ोर का झटका खा गया। उसने गहरी सी साँस लेते हुए बोला, कहता है ट्रूली इंसाइटफुल यानी बहुत बेहतरीन था, ट्रूली इंसाइटफुल। अब सब क्लियर हो गया, पब्लिक ब्लेस्ड लैंड वीक क्यों होती है। ये समझ आया क्योंकि ये अलग-अलग गू इमॉर्टल ने अपने ब्लेस्ड लैंड को थोड़ा-थोड़ा हिस्सा देकर डोनेट करके बनाया होता है। ये अलग-अलग पार्ट से जोड़कर बनी होती है। ऐसे ब्लेस्ड लैंड में अलग-अलग टाइप के दाव मार्क्स होते हैं जो एक दूसरे को कैंसल कर देते हैं। एक स्ट्रॉन्ग पावर बन ही नहीं पाती और ये बिल्कुल वैसे है जैसे 5 अलग-अलग लोग एक ही उँगली दे रहे हों, हैं? उँगली दे रहे हों? इंडिविजुअली तो काम करेगी बट एक ही जगह पे करोगे तो नहीं हो पाएगा। एक तरीके से पंच नहीं बना पाओगे यानी अगर 5 अलग-अलग लोग अपनी एक उँगली देंगे तो पंच बन जाएगा। बन भी जाएगा तो पावरफुल होगा कहीं वो पंच, नहीं ना? इसलिए। ताइबर्शन कहता है जिनके ब्लेस्ड लैंड का एक हिस्सा सिंगल ओरिजिन होता है उनके दाव मार्क्स प्योर होते हैं। अगर लैंड स्प्लिट होता है तो वो इमॉर्टल एसेंस यूज़ करके दाव मार्क्स को एक्टिवेट कर सकता है और हेवनली पावर को चला सकता है। इमॉर्टल गो बेसिकली लॉ के फ्रेगमेंट होते हैं। डेसोलेट बीस्ट की बॉडीज़ पे भी दाव मार्क्स होते हैं। गो इमॉर्टल्स की ऑलरेडी बात हो चुकी है और इमॉर्टल गो हाउस बनते हैं मल्टीपल इमॉर्टल गो को कंबाइन करके और इमॉर्टल प्लेयर मूव्स होते हैं अलग-अलग दाव मार्क्स का एक फ्यूज़न। ये एक कंबाइंड इफ़ेक्ट या ग्रेट पावर होती है जो मल्टीपल सोर्स से मिलके बनती है। ताई बंशन कहता है इसलिए चाहे ब्लेस्ड लैंड हो या ग्रोटो हेवन जितने प्योर दाव मार्क्स होंगे उसको तोड़ना उतना ही डिफ़िकल्ट होगा। लैंड स्प्लिट और इमॉर्टल एसेंस का काम बस यही है दाव मार्क्स को यूज़ करके मतलब यूज़ करने में हेल्प करना। जैसे इंपीरियल कोड ब्लेस्ड लैंड को देख लो, अगर लैंड स्प्लिटोरिटी या ट्रायंग बिल्डिंग आपस में कम्पीट नहीं कर रहे होते, अगर वो फुली प्रोटेक्टेड होते, तो उसको डिस्ट्रॉय करना इतना ईज़ी नहीं होता। ये बोलते ही ताई बाइशेंग ने अपनी सीट से उठ गया और सीधा खड़ा हुआ और फेंगिवान की तरफ देखते हुए रिस्पेक्टफुली झुका। ताई बाइशेंग कहता है फेंगिवान, तुमसे बात करके ऐसा लगा जैसे आँखों के सामने से पर्दा हट गया हो। सारी कन्फ्यूज़न क्लियर हो गई। मुझे बहुत कुछ समझ आया है। आज के बाद मैं तुम्हें जूनियर ब्रदर नहीं कह सकता। जो स्किल्ड होता है, वही टीचर होता है। कल्टीवेशन के रास्ते पे तुम मुझसे आगे निकल चुके हो। फेंगिवान कैजुअली हँसते हुए कहता है, हैं। ओल्ड बाई, आज तो बस एक कैजुअल कन्वर्सेशन थी, इतना हम्बल मत बनो। ये सब रीज़निंग तुम्हारे अंदर पहले से थी, बस थोड़ी क्लैरिटी नहीं थी जो मैंने कर दी। ताई बेंशंग सीरियस फेस के साथ कहता है, नहीं, ये रीज़निंग जितनी सिंपल है, उतनी ही ब्रिलियंट भी है। दाओ, दाओ वाला वर्ड डेफिनिटली ज़्यादा डीप है। एज़ कम्पेयर टू मैन इज़ द स्पिरिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स, हू आर द एसेंस ऑफ हेवन एंड अर्थ। यानी फेंगिवान ने ये जो लाइन थी, इसको हटा के सिर्फ़ एक वर्ड बनाया था जिसका नाम था दाओ इसलिए। तो वो कहना चाह रहा था, तारीफ़ कर रहा था फेंगिवान की। मैं पहले काफ़ी इग्नोरेंट था, अब जाके मुझे समझ आया कि गू मास्टर का कल्टीवेशन की रियल एसेंस क्या है। शायद बहुत सारे ऑर्डिनरी गू इमॉर्टल्स अभी तक इस बात को समझ ही नहीं पाए हैं। फेंगिवान के फेस पर एक हल्की-सी स्माइल आई। ताई बैंशंग की बातें बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के नहीं थी। सच कहूँ तो फेंगिवान इसलिए इतना डीपली समझ पाया क्योंकि उसके पास एक ह्यूज एडवांटेज था। वो एक ट्रांसमाइग्रेटर था। उसके पास्ट लाइफ़ के पहले वाले लाइफ़ में अर्थ पे साइंस काफ़ी एडवांस लेवल की थी। लॉज़ ऑफ मैकेनिक्स और ट्रिग्नोमेट्री, एक्सेलरेशन और डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सब था और नेचर के जो लॉज़ होते हैं वो सब भी थे। यानी सीधा बोला जाए तो तुम्हें साइंस साइंस पढ़ लो भाई, पढ़ाई-लिखाई करो, साइंस पढ़ो। इस एंगल से देखा जाए तो साइंस भी एक टाइप का कल्टीवेशन ही है। जैसे एक क्लासिक सेंटेंस है, मुझे एक फ्लोरम दो, मैं पूरी अर्थ हिला दूँगा। तो अगर ये सेम बात गू वर्ल्ड में बोली जाए तो मुझे एक गू वर्म दो, मैं लाइट और हीट प्रोड्यूस कर सकता हूँ। अगर सारे गू वर्म मिल जाएँ तो सब कुछ कर सकता हूँ। 2 अलग दुनियाओं के एक्सपीरियंस की वजह से फेंगिवान का नज़रिया टोटली डिफरेंट था। वो ऐसे लॉजिक समझ सकता था जो दूसरे लोग महसूस भी नहीं कर पाते थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि गू मास्टर वर्ल्ड में कोई और इस रीज़निंग को समझ नहीं पाता, बिल्कुल गलत। ऐसे लोग थे जो इस बात को समझते थे। प्रिमोर्डियल ओरिजिन इमॉर्टल वनरेबल उनमें से एक था। मैन इज़ द स्पिरिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स हू आर द एसेंस ऑफ हेवन एंड अर्थ। ये एक्चुअली एक तरीके का एक्सप्लेनेशन थी दाओ के कॉन्सेप्ट की। वनरेबल ने ये बात इसलिए बोली थी ताकि आने वाली जनरेशन को समझा सके। इसी वजह से मल्टीपल कल्टीवेशन पाथ डेवलप हुए। उसका ऑब्जेक्टिव अलग था। जो लोग इस लेवल का समझ सकते थे, वो मतलब इस लेवल की जो समझ रखते हैं ना, वो यूजुअली हाई लेवल के गो इमॉर्टल्स होते हैं। जिन लोगों ने अपनी पूरी कल्टीवेशन जर्नी को रिव्यू किया होता है, फिर इस लेवल का कंक्लूज़न निकाला होता है। लेकिन नॉर्मल गो मास्टर का क्या, वो तो अभी भी मॉर्टल दुनिया में बिज़ी हैं। ऑर्डिनरी गो इमॉर्टल्स अपने कैलेमिटीज़ और ट्रिब्यूलेशन के चक्कर में पड़े हैं। ऐसे में उनके पास टाइम ही नहीं होता इस टाइप के मतलब चीज़ों का पता लगाना।
यूज़लेस थॉट प्रोसेस के लिए उन्हें ये यूज़लेस ही लगता है। चाहे वो रीज़निंग समझें या नहीं, उनकी लाइफ़ पे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इस तरह का सोचना बेकार है। ये एक सिंपल एग्ज़ाम्पल ले लो, गन पाउडर का इन्वेंशन चाइना में हुआ था पिल्स बनाने के लिए, लेकिन जब वो टेक्नोलॉजी दूसरे सिविलाइज़ेशन तक पहुँची, तो उन्होंने उसे गन्स और कैनन्स बनाने में शुरू कर दिया। चाइनीज़ सिविलाइज़ेशन की इंग्वेनिटी पे कोई डाउट नहीं किया, लेकिन मॉडर्न अर्थ पे जो साइंटिफिक डोमिनेंस है, वो मोस्टली वेस्टर्न वर्ल्ड की वजह से है। यूएसए की बात करी जा रही है, यूनाइटेड स्टेट की। ट्रम्प की बात की जा रही है भाई यहाँ पे। ट्रम्प भाई, वो बत्तख बड़ा खतरनाक है। अलग-अलग सोसाइटीज़ में अलग-अलग थॉट प्रोसेसेस प्रिवेल करते हैं और ये क्रिएट करते हैं 2 डिफरेंट यानी 2 टोटली डिफरेंट सिविलाइजेशन। इन दोनों सिविलाइजेशन को कंपेयर करके ये नहीं बोला जा सकता कि कौन सुपीरियर है। हर एक का अपना स्ट्रेंथ एरिया होता है। इसलिए ताई वान जो कि एक गो मास्टर सिविलाइजेशन का पार्ट था, उसने जब फेंग युआन की बातें सुनी, तो वो अंदर तक हिल गया। उसे क्लियरली फ़ील हुआ कि फेंग युआन का जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है, बहुत ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा एडवांस है। इसलिए उसने जूनियर ब्रदर कहना ही छोड़ दिया। जो रियल में स्किल्ड होता है, उसे टीचर कहा जाता है या टीचर कहलाता है। अगर वो अब भी फेंग युआन को जूनियर ब्रदर बोलता, तो उसके दिल में गिल्ट और शर्म भर जाती। एक टाइप का इमोशन होता, मतलब एक इन्फीरियर का इमोशन, यानी तुम बहुत नीचे हो, एक इन्फीरियर हो तुम, एक ह्यूमिलिएशन। ताई वान इसी फ़ेज़ में गुज़र रहा था। दोनों ने थोड़ी देर और बातें की, उसके बाद ताई वान ने फेंग युआन से गुड बाय बोला। चाहे वो दोनों हमेशा गो के थ्रू ही बात करते थे, लेकिन आज जब फ़ेस टू फ़ेस कन्वर्सेशन हुई, तो जो वो थोड़ा डिस्टेंस था उनके बीच, वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया। फेंग युआन 2 दुनियाओं का एक्सपीरियंस लेकर आया था, उसके मैनिपुलेशन स्किल नेक्स्ट लेवल थे। एक सिंपल सी दाओ पे कन्वर्सेशन ने ताई बाई युनशेंग के दिल में उसकी इतनी गहरी छवि छोड़ दी, इतना गहरा एक छाप छोड़ दिया कि क्या बताएँ। कि उसके अंदर से इन्फीरियर होने का एहसास भी जाग गया। यानी वो ऐसा मानने लगा कि फेंग युआन बहुत ऊपर है, मैं तो कुछ नहीं हूँ उसके सामने। ऐसा अपने आप को बहुत इन्फीरियर मानने लग गया ताई बाई। जैसे ही ताई वान ने वापस गया हुई मोटल बेसलैंड में, फेरी लीशान तुरंत पहुंच गई वहां। स्नोई माउंटेन में अब शिवहू हमेशा से प्रेजेंट रहता था, इसलिए ताई बाई वहां रहना रिस्की था उसका। अब बेस्ट ऑप्शन था हु इमोर्टल बेसलैंड ही। ताई बाई के पास ऑलरेडी डांगहुन माउंटेन बचाने का एक्सपीरियंस था, तो इस बार कोई दिक्कत नहीं आई। फेरी लीशान ने फाइनली रिलैक्स किया, लेकिन उसके इंजरीज अभी भी सीरियस थे, उसे रेस्ट लेना जरूरी था। पेंगुइन कहता है रुको जरा रुको, एक बड़ा डील है मेरे पास, इंटरेस्टेड हो? उसने अपना प्लान बताया। इमॉर्टल को रिफाइन करना मुश्किल था, लेकिन अगर ताई बाई, फेरी लिशान, हाई लाउलान वो भी खुद मिल जाएं, तो हो सकता है मैनेज हो जाए। फेंगियन कहता है मेरे पास एक किलर मूव है, स्टार फॉग कंसीलमेंट। ये हेवनली सीक्रेट को ब्लॉक करता है, काफ़ी काम का है। फेरी लिशान कहती है सुनने में तो सही लग रहा है, लेकिन 2 इमॉर्टल को चाहिए इसे एक्टिवेट करने के लिए, और तुम वो अफोर्ड नहीं कर सकते। उसके फंड स्लो चल रहे थे, इंजरीज हील करानी थी, हाई लाउडान को स्पॉन्सर करना था, और शूहू के मिशंस भी थे, इसलिए बहुत ज़्यादा काम था। फेंगयुआन कहता है चलो एक और डील है, हम सबका पैसा जोड़ के हेरी मैन स्लेव्स खरीदते हैं, स्टोन नेस्ट बड़ा करते हैं और एयर सेगू का प्रोडक्शन बढ़ाते हैं, प्रॉफिट स्प्लिट कर लेंगे। फेरी लिशान कहती है नहीं, अगर प्रोडक्शन बढ़ाया तो इमॉर्टल क्रेन सेक्ट जेलस हो जाएगा और फिर से अटैक कर सकते हैं। फेंगयुआन कहता है हाँ सही कह रही हो, फिर छोड़ो फिर इसको। फेरी लिशान चली गई वापस स्नोई माउंटेन में, और हाई लाउरान वहीं रुक गई स्टोन नेस्ट में एयर सेगू रिफाइन करने के लिए। फेंगयुआन के दोनों प्लान्स फेल हो गए थे, तो वो अब वापस गया डांगहुन पैलेस और कांटेक्ट किया लांग या लैंडस्पीड को। लांग या ब्लेस लैंड के हेरी मैन सबसे बेस्ट थे। फेंगयुआन सोचता है क्या मैं उससे ट्रेड कर सकता हूँ? उसके पास इमॉर्टल एसेंस स्टोन नहीं थे, लेकिन विजडम पाथ, इनहेरिटेंस, रेसिपीज और काफ़ी इमॉर्टल मटेरियल्स थे। लांग या लैंडस्पीड कहता है हेरी मैन के मामले में तो नो डील, बस एक रास्ता है, मेरा टास्क कंप्लीट करो। उससे चाहिए था रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल, पॉइजनस फ्लावर पेटल्स यानी पत्ते उसके। फेंगयुआन कहता है अगर मैं ये ले आया तो हेरी मैन स्लेव या राइजिंग का एक्सपीरियंस मिलेगा, या कैसे बड़ा किया जाता है हेरी मैन को, कैसे पाला जाता है? लांग या लैंडस्पीड कहता है बिल्कुल नहीं, हेरी मैन के रिलेटेड कुछ भी बेचने का सवाल ही नहीं है, लेकिन अगर तू मटेरियल लाता है तो मैं ऑल आउट एफर्ट गू की रेसिपी दे दूंगा, रैंक 1 से लेके इमॉर्टल गू तक। ये टेम्पटेटिंग था, लेकिन फेंगयुआन को समझ आया कि लांग या लैंडस्पीड उसे यूज़ कर रहा है। वो भी फ्रस्ट्रेटेड था, क्योंकि लांग या लैंडस्पीड ने अपना पास्ट लॉसेस से सीख लिया था। यानी कई बार फेंगयुआन ने उसे चोमो बनाया ना, इसलिए वो सीख गया था। अब वो ईज़िली ट्रस्ट नहीं करता था। अब फेंगयुआन के लिए लांग या ब्लेस लैंड भी एक क्लोज़ डोर बन चुका था। अब 2 दिन बाद फेंगयुआन कहता है मैरिड सेल्फ जायंट हैंड राइज, और 8 स्ट्रेंथ पाथ हाथों ने उनसे डांगहुन माउंटेन को लिफ्ट कर दिया, ज़मीन से बहुत मीटर ऊपर उठा दिया। ताई वान हवा में फ्लोट करते हुए शॉक्ड रह गया।
हाई लॉलन दूर से देखते हुए कहते वाह! इतने कम टाइम में फिर से एक पावरफुल हो गया ये बंदा तो। अब डाउनहिल माउंटेन उठाना उसके लिए ईज़ी था क्योंकि पुलिंग माउंटेन इमॉर्टल गो उसके किलर मूव का एक पार्ट बन चुका था। यानी जो उसका एक प्लान था वो तो पास हो चुका है कि अपने पुलिंग माउंटेन गो है उसको मिक्स कर देना अपने इमॉर्टल किलर मूव के अंदर, मैरिड सेल्फ के अंदर। पहले मेरिड सेल्फ मूव का कोर था क्लीन सोल इमॉर्टल वो, लेकिन वो खाली हो चुका था, इसलिए फेंगिवा ने उसकी जगह सेल्फ स्ट्रेंथ यूज करा जो कि हाई लॉलन का था। अब कोर बन चुका था सेल्फ स्ट्रेंथ प्लस पुलिंग माउंटेन, दोनों को मिलके मूव को और पावरफुल बना रहे थे। फेंगिवन कहता है ताई बाई बस देख क्या रहा है, ले जा इसे। ताई बाई ने तुरंत अपना इमॉर्टल प्रेमेसी खोला और 8 स्ट्रेंथ पाथ हाथों ने डांगहुन माउंटेन को धीरे धीरे उसके ब्लेस्ड लैंड में डाल दिया। फेंगिवन कहता है अब नेक्स्ट लैंड स्पीड तुम्हें कुछ रिसोर्स कलेक्ट करवाएगा। ताई बाई ने हाँ में सर हिलाया और लिटिल हुई मॉडल के कंट्रोल में गायब हो गया। यानी लिटिल हुई मॉडल वहाँ पे चली गई थी अपनी लिटिल फॉक्स उसे समझाने की क्या क्या लाना है, क्या क्या काम है। अब मुझे समझ आया वो यहाँ पे माउंटेन को क्यों उसके ब्लेस्ड लैंड में डाला, क्योंकि भाई अगर वो उसके ब्लेस्ड लैंड में नहीं डालेगा ना तो क्या पता क्लाइमेटी से फिर से माउंटेन को कुछ हो जाए, वो दोबारा से ही मॉडल को कहाँ से ला पाएगा। पिछली बार ग्रुल मड की वजह से पूरा माउंटेन मरने की कगार पे आ गया था, एकदम मरने पे आ गया था, एकदम भाई उसकी कब्र खुद चुकी थी माउंटेन की। लेकिन इस बार अगर वो माउंटेन को यहाँ रखेगा ही नहीं, किसी और के ब्लेस्ड लैंड में रख देगा तो शायद दिक्कत नहीं होगी। और वो अपने ब्लेस्ड लैंड में रख नहीं सकता क्योंकि शायद उसका ब्लेस्ड लैंड डेड है, शायद क्या डेड ही है वो तो इसलिए शायद उसने ताई बंशन को चुना है। अब ब्लेस्ड लैंड के सेंटर बिल्कुल खाली हो चुका था। फेंगिमान ने वहाँ बैठ के आंखें बंद करी और एक्टिवेट करा टाइम लक इमॉर्टल गो। उसके इमॉर्टल प्रेमेसी से कई इमॉर्टल गो निकले, ग्रीन ग्रेप इमॉर्टल एसेंस कंज्यूम होने लगा। कोर टाइम लक इमॉर्टल गो और बाकी सब सपोर्ट कर रहे थे। एक वाइट गोल्ड मिस्ट बन गई और हवा में उड़ी और सीधा डोंगपेंग ट्राइब के कैप्टिविस गो मास्टर तक गई। मिस्ट ने उनको कवर करा, वो चिल्लाए। कैप्टिविस कहते हैं ये क्या हो रहा है। वो भागना चाहते थे लेकिन बंधे हुए थे। वाइट गोल्ड मिस्ट स्पाइरल बन गई, फिर एक स्पाइरल एक लाइट पिलर में बदल गया। इमॉर्टल किलर मूव टाइम असिस्ट लक स्टार्ट हुआ। पिलर फेंगिवान के स्पाइन से ऊपर चढ़ा, उसके हेड से निकलकर स्काई की तरफ गया और कुछ ही सेकंड में गायब हो गया। लाइट पिलर जैसे ही सब डोंगफेंग कैप्टिविस की बॉडीज से ज़मीन पे गिर गई। जैसे ही वो पिलर गायब हुआ ना तो उनकी बॉडीज पहले हवा में फ्लोट हो रही थी, एकदम ज़मीन पे गिर गई पूरे स्केलेटन जैसे, जैसे सालों पुराने स्केलेटन्स हो। यानी एक तरीके से जैसे मांस हड्डी खून वून सब गायब हो चुका हो, बस हड्डियाँ पड़ रही हैं। वो लोग यंग थे, अब ओल्ड और एकदम ड्राइड बन चुके थे, एकदम ऐसे बहुत सूखी सी लाश बन चुके थे। ये मूव दूसरों की लाइफ स्पैन चुरा के गो इमॉर्टल को टेम्परेरी लक बूस्ट देता था। कैप्टिविस की जो रेमेंट स्पिरिट थी वो कहती है हम नहीं मानने वाले, तू मर्डरर है, तुझे कभी शांति नहीं मिलेगी। तीसरा कहता है तू शेल्फिश है, पापी है तू। चौथा कहता है ईट हिम, हम इसे खा जाएंगे। अचानक काफ़ी सारी वेग्यूफुल सोल फेंगिवान की बॉडी से निकली, उसकी सोल पे अटैक करने लगी। फेंगिवान ने बस एक हल्की सी हंसी दी। उसका इमॉर्टल ज़ॉम्बी बॉडी बिल्कुल स्टिल था जैसे माउंटेन। उसकी सोल ने काउंटर अटैक किया पर सोल काफ़ी ज़्यादा थी। फेंगिवान की सोल सप्रेस होने लगी लेकिन उन स्पिरिट के पास इंटेलिजेंस नहीं था, कोऑर्डिनेशन ज़ीरो था। फेंगिवान ने फाइट बैक करके एक-एक करके सबको डिस्ट्रॉय किया। बड़ा लॉस हुआ लेकिन सब कुछ एकदम खत्म हो गया, जितनी भी वेंगफुल सोल्स थी वो सब खत्म हो गई। फाइट के बाद फेंगिवान की सोल 30% तक बची थी, एक फ्लिकरिंग कैंडल की तरह। कंडीशन एक्सट्रीमली क्रिटिकल थी लेकिन उसके पास था गट्स गो। उसने एयर से गू क्रश किया, उसके अंदर से गट्स गू को ब्रेक करके बाहर निकाला और प्योर सोल को नरिशमेंट स्टार्ट कर दिया। थोड़ी देर में उसकी सोल फुली रिकवर हो गई, एकदम पीक स्टेट पर वापस आ गई। इस बार उसकी सोल और भी ज़्यादा रिफाइंड और स्ट्रांग बन चुकी थी, जैसे एकदम फॉर्ज स्टील होता है, यानी जो लोहे को बार बार एकदम मोड़ मार के तोड़ तोड़ के वापस से नया शेप दिया जाता है, वैसे टाइप का। फेंगिवान सोचते हुए कहता है टाइम असिस्ट लक की सबसे बड़ी वीकनेस है ब्लैक लैश ऑफ रेमेंट सोल, यानी जिसकी सोल तुम्हें जो टाइम लग गया है ना, इसको यूज़ करने का तरीका सिंपल है। तुम किसी की जान ले लो और उसके बदले अपना लक बढ़ा लो, लेकिन जिसकी तुम जान लोगे ना उसकी सोल निकल के तुम्हारे पे अटैक करेगी। तो यही एक बैकलेस था। पर जब ये बैटल खत्म होती है और सोल रिकवर होती है, उसमें भी सोल रिफाइनमेंट का एक फ़ायदा होता है। यानी जब तुम्हारी सोल कमज़ोर हो जाती है बैटल के बाद, उन सारी सोल से लड़ने के बाद, तो तुम्हारी सोल एक तरीके से लड़ने के बाद होता नहीं है, एक्सरसाइज़ करी, थकावट हुई, लेकिन और मेहनत करने के बाद पसीना निकला तो और पावरफुल हो गए तुम। एक तरीके से वैसा ही इफ़ेक्ट होता था, यहाँ पे एक तरीके से ट्रेनिंग होती थी तुम्हारी सोल की। इसी के साथ एपिसोड करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट एपिसोड में।